L7 हिंदी 61 अध्याय 3 राज्यों का मौखिक युद्ध _2 बैकवोट चीन और अमेरिकी सेना ने तुरंत अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में तैनात कर दिया ताकि आसपास के समुद्री क्षेत्र में निगरानी अभियान चलाया जा सके, लेकिन चूंकि ड्रोन का रंग समुद्र के रंग से काफी मिलता जुलता था, इसलिए उन्हें ड्रोन का कोई सुराग नहीं मिला। जब तक ड्रोन सफेद बादलों की आड़ में चुपके से समुद्र में प्रवेश कर चुका था, तब तक ये देश और संगठन ड्रोन की मौजूदगी का पता नहीं लगा पाए थे। परिणामस्वरूप संबंधित देशों ने इस अचानक सामने आए ड्रोन की पहचान और वर्तमान स्थिति पर इसके प्रभाव पर चर्चा करने के लिए अपनी अपनी सैन्य बैठकें बुलाईं। अमेरिका सबसे ज्यादा चिंतित दिखाई दिया, क्योंकि यह ड्रोन स्पष्ट रूप से उनका प्रीडेटर ड्रोन था, लेकिन वे दुर्घटनास्थल पर अपने ड्रोन संचालन का कोई रिकॉर्ड नहीं ढूंढ पाए। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी सैन्य तकनीक लीक हो गई हो? यानफेई ड्रोन अवतार के कारण पैदा हुई अराजक स्थिति से अनजान था। दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन नाव को मार गिराने के बाद उसे बेहद तरोताजा महसूस हुआ। न सिर्फ इसलिए कि उसने घमंडी दक्षिण कोरियाई लोगों को सबक सिखाया था और अपनी भड़ास निकाली थी, बल्कि इसलिए भी कि इस हमले से उसे 315 मेरिट पॉइंट मिले थे। ऑक्सिलरी ब्रेन के आंकड़ों के अनुसार यानफेई ने 3 कानून प्रवर्तन नौकाओं को डुबोया था और प्रत्येक के लिए 100 मेरिट पॉइंट प्राप्त किए थे। उसने 15 दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन अधिकारियों को भी मार गिराया था और प्रत्येक के लिए 1 मेरिट पॉइंट प्राप्त किया था, यानी कुल 315 मेरिट पॉइंट। उसके पिछले मेरिट पॉइंट्स को जोड़कर ड्रोन के कुल 402 पॉइंट हो गए थे। हालांकि यह अपग्रेड के लिए आवश्यक 10,000 पॉइंट से बहुत कम था, फिर भी इसने यानफेई को अपग्रेड की उम्मीद की एक किरण दी। 5 घंटे बाद जब ड्रोन शंघाई के पास पानी में वापस आया तो यानफेई को एहसास हुआ कि इस घटना ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन नौक द्वारा चीनी मछली पकड़ने वाली नौक पर अनुचित हमले और उसके बाद ड्रोन द्वारा दक्षिण कोरियाई नौक को डुबो देने के कारण इन घटनाओं से संबंधित पक्षों के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया था। चीन ने कानून लागू करने के लिए सीमा पार करने, अपनी हरकतों को सुधारने से इनकार करने और हमारी मछली पकड़ने वाली नाव पर बेवजह हमला करने के लिए दक्षिण कोरिया की कड़ी निंदा की, जिससे हमारे लोगों की जानमाल का नुकसान होने की आशंका है। चीन ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। इस बीच दक्षिण कोरिया ने मछली पकड़ने के लिए सीमा पार करने के लिए चीनी मछली पकड़ने वाली नाव की निंदा की और दावा किया कि भागने के दौरान उन्होंने दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन नाव पर हथियारों से हमला किया था, जिसका दक्षिण कोरिया को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इसके बाद दक्षिण कोरिया ने अमेरिकी सेना द्वारा अपनी कानून प्रवर्तन नाव पर किए गए हमलों का कमजोर विरोध किया। सही सामग्री fr.ewebnovel.com पर उपलब्ध है। अमेरिकी सेना ने कहा कि उन्होंने घटनास्थल के पास गश्त के लिए कोई ड्रोन तैनात नहीं किया और न ही दक्षिण कोरियाई नाव पर हमला किया। उन्होंने अमेरिका दक्षिण कोरिया गठबंधन संधि के पालन पर जोर दिया और उम्मीद जताई कि दक्षिण कोरिया इस घटना की अतिशयोक्तिपूर्ण व्याख्या नहीं करेगा। सभी संबंधित पक्ष ड्रोन की संबद्धता के बारे में स्पष्ट नहीं थे। ये स्पष्ट था कि चीन के पास इस प्रकार का मानवरहित लड़ाकू विमान नहीं था और दक्षिण कोरिया के पास ऐसा कोई विमान था ही नहीं, जबकि चीनी इंटरनेट लाइव स्ट्रीमर्स के लाइव फुटेज की बारीकी से जांच करने पर अमेरिकी पक्ष ने देखा कि हालांकि ड्रोन उनके प्रीडेटर ड्रोन जैसा दिखता था, लेकिन उस पर कोई निशान नहीं था और वह बड़ा लग रहा था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह उनका ड्रोन नहीं था। इसलिए ड्रोन को देखकर अमेरिका को चिंता होने लगी कि उनके ड्रोन के मुख्य रहस्य लीक हो गए हैं, जिसके कारण जांच शुरू हुई। तीनों पक्ष शून्य में एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, निंदा कर रहे थे और आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, लेकिन यह तय था कि इस मामले का कोई ठोस नतीजा नहीं निकलेगा। उनके मन में एक बड़ा सवालिया निशान बना रहा, आखिर वह ड्रोन कहाँ गया? आखिरकार उस घटना के बाद पूरे पूर्वी एशियाई जलक्षेत्र पर उनकी कड़ी निगरानी थी, चाहे वह अंतरिक्ष से हो, समुद्र की सतह से हो या समुद्रतल से, लेकिन इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद ड्रोन का कोई सुराग नहीं मिल पाया। क्या ड्रोन समुद्र के किसी खास इलाके में गिरा था? इन शक्तियों को यह उम्मीद नहीं थी कि उनकी आकस्मिक अटकलें वास्तव में सच्चाई के सबसे करीब थीं। कई देशों के बीच वाकयुद्ध देखकर यानफेई को मन ही मन विजय का एहसास हुआ। उसके जैसे छोटे कद के व्यक्ति ने 3 देशों के बीच झगड़ा भड़काने में कामयाबी हासिल कर ली थी, जिससे उसे उपलब्धि का एहसास हुआ। लेकिन उसे संकट का भी एहसास हुआ, क्योंकि दिन में ड्रोन की तैनाती ने उसे दुनिया के सामने उजागर कर दिया था, जिससे उसके भविष्य के कार्यों पर असर पड़ रहा था। यद्यपि यानफेई ने जानबूझकर ड्रोन को नियंत्रित किया था ताकि कोई असाधारण क्षमता प्रदर्शित न हो, लेकिन वह जानता था कि भविष्य में ड्रोन की तैनाती सावधानी और देखभाल के साथ की जानी होगी। कई दिनों बाद वाकयुद्ध शांत हो गया,
क्योंकि इन देशों में रोजाना कई ज्वलंत मुद्दे उठते रहते थे और ड्रोन हमले की घटना धीरे धीरे शांत हो गई। सिर्फ दक्षिण कोरिया ही आहत था। इस पूरी घटना में भारी जनहानि और संपत्ति का नुकसान सिर्फ उन्हीं को हुआ। दुर्भाग्य से न तो चीन और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका को भड़काने का जोखिम उठाया जा सकता था, इसलिए वे अपनी शिकायतों को दबा ही सकते थे। फ्री वेबनो VALC चून की यान फेई ने इतनी बड़ी घटना को जन्म दिया था, इसलिए उसने कुछ समय तक ड्रोन को दोबारा हमला नहीं करने दिया, बल्कि कंपनी में ईमानदारी से काम करते हुए लू पिंगपिंग से कंपनी के प्रबंधन के बारे में सीखा। इस दौरान राष्ट्रीय एजेंट सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित हुआ, जहां एजेंटों के क्षेत्रों और बिक्री कार्यों की पुष्टि हुई और बाजार से पर्याप्त सुरक्षा राशि जमा की गई। इस सम्मेलन के माध्यम से इन एजेंटों को ड्रीम फूड्स के रथ से जोड़ा गया, जिससे साझा हितों वाला एक समुदाय बना। क्षेत्रीय एजेंटों की पुष्टि होते ही ड्रीम फूड्स ने अपने ऑनलाइन ताओबाओ स्टोर पर वजन घटाने वाली कुकीज की बिक्री कम कर दी। इंटरनेट स्टोर पर प्रतिदिन केवल 500 बॉक्स बिकने से कंपनी की शुरुआती मुश्किलों की याद आ गई। कंपनी के कामकाज फल फूल रहे थे, इसलिए फिलहाल यान फेई को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। और चूंकि झांग बाओचेन के रहस्यमय संगठन, जापान के यामामोटो परिवार या कांगझोउ सन परिवार से कोई भी वहां दस्तक देने नहीं आया था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि उसकी जानकारी लीक नहीं हुई है और वह अभी भी सुरक्षित है। दबाव कम होने पर यान फेई को अचानक खाली समय मिल गया। एक दिन यान फेई टीवी पर समाचार देख रहे थे, जिसमें अफ्रीका में केन्या राष्ट्रीय संग्रहालय के उद्घाटन की खबर थी और टीवी स्क्रीन पर संग्रहालय की कुछ प्रदर्शनी दिखाई जा रही थी। यान फेई कुछ उत्सुक था और इस अफ्रीकी देश के ऐतिहासिक अवशेषों पर ध्यान देना चाहता था। तभी उन अवशेषों के बीच उसे जंग के निशानों वाला एक गोल गियर दिखाई दिया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, सहायक मस्तिष्क ने एक संदेश भेजा, एक विशेष वस्तु मिली है जो ड्रोन अपग्रेड के लिए एक जरूरी वस्तु है। यान फेई चौंक गया। ये पहली बार था जब सहायक मस्तिष्क ने उससे संपर्क शुरू किया था। पहले सहायक मस्तिष्क केवल निष्क्रिय रूप से उसके आदेशों को स्वीकार करता था और सूचनाओं का आदान प्रदान करने की क्षमता नहीं रखता था। इस बार उसने वास्तव में संदेश भेजने की पहल की। आखिर हो क्या रहा था? दुर्भाग्य से ऐसा संदेश भेजने के बाद सहायक मस्तिष्क फिर से खामोश हो गया। इसी बीच सहायक मस्तिष्क के सिस्टम में एक जंग लगे गोलाकार गियर की छवि दिखाई दी। ये जंग लगा हुआ गोलाकार गियर देखने में बिल्कुल साधारण सा लग रहा था, अजीब आकार का, मानो किसी चीज का कोई हिस्सा हो। लेकिन जिस तरह से यह जंग लगा था, उसे देखते हुए तो ये हिस्सा बेकार ही होना चाहिए था। फिर ड्रोन अपग्रेड के लिए यह एक जरूरी चीज क्यों थी? और ऐसा गियर जो साफ तौर पर एक औद्योगिक सभ्यता से आया था, केन्या में कैसे खोजा जा सकता था और उसे वहां एक ऐतिहासिक कलाकृति कैसे माना जा सकता था? ड्रोन के लिए पहले के अपग्रेड के लिए बस पर्याप्त मेरिट पॉइंट जमा करने और पास में कच्चा माल रखने की जरूरत थी। फिर ड्रोन बिना किसी खास सामान की जरूरत के अपने आप अपग्रेड हो जाता था। तो लेवल 4 में अपग्रेड के लिए किसी खास सामान की क्या जरूरत थी और इतना जंग लगा हुआ गियर क्यों? दुर्भाग्य से ये जानकारी देने के बाद ऑक्सिलरी ब्रेन ने कोई और जानकारी नहीं दी, जिससे यानफी के सवालों का जवाब नहीं मिला। ड्रोन के पास अभी 400 से ज्यादा मेरिट पॉइंट्स थे, जिसका मतलब था कि अगला अपग्रेड अभी काफी दूर था। फिर भी उससे अंततः अपग्रेड की समस्या से निपटना ही था। अगर इसके लिए वाकई इतने खास पुर्जे की जरूरत होती तो वह क्या करता? इसलिए काफी सोच विचार के बाद यान फेई ने जंग लगे उपकरण वापस लाने के लिए केन्या जाने का फैसला किया, ताकि वह सुरक्षित रहे। हमेशा तैयार रहना ही बेहतर होता है। अपना लक्ष्य तय करने के बाद यान फेई केन्या जाने की तैयारी में जुट गया। बेशक वह अकेले केन्या नहीं जाएगा, उसका ड्रोन अवतार भी उसके साथ जरूर जाएगा। हालांकि केन्या शंघाई से 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था, जो उसके ड्रोन की सीधी नियंत्रण दूरी से बाहर था। लेकिन 5000 किलोमीटर की नियंत्रण दूरी ने यान फेई के पास अभी भी कई विकल्प उपलब्ध कराए। वह ड्रोन को 5000 किलोमीटर दूर किसी बिंदु तक आगे बढ़ा सकता था, जहां वह अपनी नियंत्रण सीमा के किनारे पर रुका रहता। मानचित्र पर किए गए उसके विश्लेषण के अनुसार उसके ड्रोन के लिए सबसे दूर की नियंत्रण दूरी मालदीव के पास के प्रादेशिक जल क्षेत्र में होनी चाहिए। फिर यान फेई हवाई जहाज से केन्या जा सकता था। मालदीव से केन्या की दूरी सिर्फ 3000 किलोमीटर से ज्यादा है, इसलिए यान फेई के लिए केन्या जाते समय ड्रोन को नियंत्रित करना पूरी तरह संभव होगा। जब तक ड्रोन उसके पास रहेगा, उसे सुरक्षा संबंधी ज्यादा चिंता नहीं होगी। इस प्रकार यान फेई ने लू पिंगपिन को अफ्रीका जाने की अपनी योजना के बारे में बताया।
उसने लू पिनपिन को कंपनी के सारे कामों का प्रभारी बना दिया और खुद केन्या की राजधानी नैरोबी जाने के लिए अपना पासपोर्ट बनवा रहा था। जाने से पहले उसने ड्रोन को रात में समुद्र की सतह पर कम ऊंचाई पर उड़ान भरने का निर्देश दे दिया था ताकि वह शंघाई से केन्या की ओर जा सके। ड्रोन को अफ्रीका में केन्या तक उड़ान भरनी थी। स्वाभाविक रूप से यह जमीनी रास्ते से नहीं जा सकता था, क्योंकि जमीन पर हर जगह रडार निगरानी थी और मानवीय गतिविधियों के कारण इसका पता लग सकता था। इसे समुद्र के ऊपर से उड़ान भरने का विकल्प चुनना पड़ा। केन्या तक तेजी से पहुंचने के लिए ड्रोन को समुद्र की सतह के ऊपर से गुजरना था। हालांकि इस रास्ते का मतलब था कि ड्रोन को दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरना था। दक्षिण चीन सागर विशाल है, लेकिन हाल ही में चीन की नौसेना और अमेरिकी सेना दोनों के इस क्षेत्र में सक्रिय होने के कारण तनाव बहुत ज्यादा था। इसलिए ड्रोन का कई सैन्य बलों के रडार सिस्टम द्वारा आसानी से पता लगाया जा सका। सौभाग्य से ड्रोन का क्वांटम रडार उत्कृष्ट था, जिसकी डिटेक्शन रेंज 500 किलोमीटर तक थी, जिससे ड्रोन इन सैन्य बलों से टकराए बिना ही खतरनाक क्षेत्रों से पहले ही बच सकता था। इस चिंता के कारण ड्रोन का रास्ता थोड़ा घुमावदार था। सौभाग्य से यान फेई भाग्यशाली थे और एक चक्कर लगाने के बावजूद दक्षिण चीन सागर में ड्रोन की यात्रा बिना किसी घटना के हुई। हालांकि इस चक्कर के कारण जब तक ड्रोन के ऊर्जा बिंदु लगभग समाप्त हो गए, तब तक वह थाईलैंड की खाड़ी तक पहुंच ही गया था। यान फेई को ड्रोन को थाईलैंड की खाड़ी में समुद्र की तलहटी में पार्क करना पड़ा। फिर अगले दिन आधी रात को डेटा रिफ्रेश होने के बाद ऊर्जा बिंदु 100% पर वापस आ गए। यान फेई ने नियंत्रण फिर से हासिल किया और ड्रोन को फिर से उड़ान भरने का निर्देश दिया। मलक्का जलडमरू मध्य में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों की शक्तिशाली पहचान क्षमता से बचने के लिए यान फेई ने जलडमरू मध्य को दरकिनार कर दिया और मलेशिया प्रायद्वीप के संकरिक्रा इस्थमस को पार करने का विकल्प चुना। थाईलैंड के चुम्फोन और पट्टानी प्रांतों की सीमाओं के भीतर स्थित क्रा इस्थमस मलेशिया प्रायद्वीप के उत्तरी भाग का सबसे संकरा बिंदु है, जिसका सबसे संकरा भाग केवल 56 किलोमीटर चौड़ा है। पूरी गति से ड्रोन ये दूरी 6 मिनट से भी कम समय में पार कर सकता है। केवल 6 मिनट में ये समुद्र के रास्ते 1000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कम कर सकता है। यही कारण था कि चीन लंबे समय से क्रा इस्थमस को काटकर दोनों महासागरों को जोड़ने वाली एक विशाल नहर बनाना चाहता था, लेकिन इस परियोजना में दूसरे देशों द्वारा हमेशा बाधा डाली जाती रही, जिससे ये परियोजना सफल नहीं हो पाए। नतीजतन सिंगापुर जैसे छोटे से देश ने एक चोक पॉइंट पर कब्जा कर लिया और चीन से लाभ उठाने के बावजूद अक्सर चीन के हितों के विरुद्ध काम करता रहा, जिससे चीनी लोगों में भारी आक्रोश पैदा हुआ। यान फेई ने स्थानीय देर रात के समय क्रा इस्थमस को पार किया। ड्रोन सावधानीपूर्वक जमीन के करीब उड़ रहा था ताकि पता न चल सके, जिससे समय तो अधिक खर्च हुआ, लेकिन ये सुनिश्चित हो गया कि ये दूसरों के लिए अदृश्य बना रहे। मलेशिया प्रायद्वीप पार करने के बाद ड्रोन ने अपनी ऊंचाई फिर से कम की और समुद्र की सतह के किनारे किनारे दक्षिण पश्चिम की ओर उड़ान भरी। जब उसके ऊर्जा बिंदु एक बार फिर लगभग समाप्त हो गए, तो ड्रोन अंततः मालदीव के पास समुद्र में पहुंच गया, जहां वह समुद्र की सतह के नीचे छिप गया। उसी समय शंघाई में दूर यान फेई भी केन्या की राजधानी नैरोबी के लिए एक विमान में सवार हो गया। ये यात्रा लंबी थी, 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी, और इसके लिए 13 घंटे की उड़ान की जरूरत थी। लेकिन यान फेई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने विमान में फिल्में देखकर और सोकर समय बिताया, जो जल्दी ही बीत गया। उसे पता ही नहीं चला कि 13 घंटे बीत चुके थे और विमान नैरोबी के जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। स्थानीय समयानुसार अब सुबह के 8 बज रहे थे। जब तक यान फेई ने लू पिनपिन द्वारा बुक किए गए होटल में चेक इन किया, तब तक सुबह के 11 बज चुके थे। यान फेई ने होटल में आराम किया और दोपहर में होटल के जरिए एक स्थानीय अश्वेत गाइड से संपर्क करके नैरोबी शहर का भ्रमण शुरू किया। नैरोबी एक विशिष्ट अफ्रीकी शहर है जहां घर छोटे हैं, यातायात अव्यवस्थित है और स्वच्छता की स्थिति खराब है। हालांकि चीनी उद्यमों के चीनी चिन्ह और लोगो हर जगह मौजूद थे, जो दर्शाता है कि चीन के उद्यम पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीका में बहुत अच्छी तरह विकसित हुए हैं और स्थानीय समाज में घुल मिल गए हैं। भ्रमण के दौरान यान फेई ने अश्वेत गाइड को ये बताने का नाटक किया कि उसने टीवी पर देखा है कि केन्या राष्ट्रीय संग्रहालय खुल गया है और वह उसे देखने जाना चाहता है। आरएमबी में संभावित लाभ को देखते हुए गाइड ने इसे कोई परेशानी नहीं समझा, बल्कि उत्सुकता से यान फेई को राष्ट्रीय संग्रहालय ले गया। हालांकि इसे राष्ट्रीय संग्रहालय कहा जाता था, लेकिन असल में ये काफी साधारण था, बस एक 3 मंजिला साधारण इमारत। अंदर रखी कलाकृतियां असाधारण रूप से अल्पविकसित औजार थीं जो अफ्रीका के प्राचीन इतिहास का प्रतिनिधित्व करती थीं।
संग्रहालय के संग्रह का निरीक्षण करने का नाटक करते हुए यान फेई ने जंग लगे उपकरण की खोज की और अंततः उसे संग्रहालय की दूसरी मंजिल पर पाया। यान फेई ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि जंग लगा गिया अभी भी वहीं था। हालांकि गिया को गौर से देखते हुए उसने अनजाने में देखा कि कोई उसे भी देख रहा था, एक अधेड़ उम्र का कोकेशियन आदमी जिसकी बड़ी दाढ़ी थी और जिसका असली रूप चेहरे के बालों के नीचे छिपा हुआ था। कोकेशियाई आदमी को देखकर यान फेई को तुरंत खतरे का आभास हुआ। उस आदमी की लालची नजर ने उसकी सतर्कता जगा दी। जंग लगा हुआ सामान उसे हासिल करना ही था और वह नहीं चाहता था कि कोई उस पर नजर डाले। यान फेई ने दूसरी चीजों को निहारने का नाटक किया और जंग लगे गिया से दूर हट गया। तभी उसने देखा कि भले ही वह कोकेशियाई आदमी प्रदर्शन से हट गया था, उसकी परिधीय दृष्टि अभी भी जंग लगे गिया पर ही टिकी हुई थी। यान फेई को और भी यकीन हो गया कि उस आदमी का गिया पर कोई इरादा था। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ उसने ही नहीं बल्कि दूसरों ने भी टीवी न्यूज के जरिए इस चीज पर ध्यान दिया होगा। यान फेई ने कुछ देर सोचा और अश्वेत गाइड से पूछा कि क्या संग्रहालय की चीजें बिक्री के लिए हैं। अगर वह जंग लगे उपकरण खरीदकर हासिल कर सकता था तो वह ऐसा वैध तरीके से ही करता, खासकर जब से उस गोरे आदमी ने उससे खतरनाक एहसास दिलाया था। हालांकि उस काले गाइड ने यान फेई को जो जवाब दिया वह निराशाजनक था। संग्रहालय ने कहा कि ये संग्रह राष्ट्रीय धरोहर है और बिक्री के लिए नहीं है, चाहे प्रस्ताव कुछ भी हो। हार मानकर यान फेई ने जंग लगे उपकरणों को अपने ही साधनों से प्राप्त करने का फैसला किया। चीन से दूर होने और उसकी सीमाओं से मुक्त होने के कारण उसके विचार बेतहाशा बेतुके हो गए। किसी भी तरह की उलझन से बचने के लिए यान फेई ने उसी रात एक सांस्कृतिक अवशेष चोर की तरह काम करने और जंग लगे उपकरण चुराने का फैसला किया। केन्या के नुकसान की भरपाई के लिए वह बाद में उस इलाके में और अस्पताल और स्कूल बनवाएगा। उसकी वजन कम करने वाली कुकीज तेजी से बिक रही थी, इसलिए केन्या में चैरिटी पर थोड़ा पैसा खर्च करने से उसे कोई आर्थिक तंगी नहीं हुई। आखिरकार जंग लगे उपकरण केन्या के किसी काम के नहीं थे बल्कि उसके लिए जरूरी थे। इसलिए यान फेई केन्या संग्रहालय के आसपास के क्षेत्र में चक्कर लगाते रहे, आसपास के इलाके का निरीक्षण करते रहे और रात के ऑपरेशन के लिए आधार तैयार करते रहे। लेकिन यान फेई को आश्चर्य हुआ जब वह इलाके का जायजा ले रहा था, तभी उसकी नजर पास ही छिपे एक अधेड़ उम्र के गोरे आदमी पर पड़ी। वह आदमी अपना सारा ध्यान संग्रहालय के आसपास के इलाके पर लगाए हुए था और यान फेई पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। यान फेई को झटका लगा और उससे एहसास हुआ कि जंग लगे उपकरणों पर नजर रखने वाला वह अकेला नहीं था और उनके तरीके भी एक जैसे थे। इसलिए उसने सावधानी से कॉकेशियन से दूरी बना ली और रात के ऑपरेशन की तैयारी के लिए अपने होटल लौट गया। शाम 7 बजे यान फेई ने अपना ध्यान ड्रोन अवतार की ओर लगाया तो पाया कि ड्रोन स्टैंड बाय पर होने के बावजूद वर्चुअल स्क्रीन पर डेटा रिफ्रेश नहीं हुआ था और 500 से भी कम एनर्जी पॉइंट बचे थे। वह दंग रह गया और उसने जल्दी से समय का अंतर गिना। नैरोबी शंघाई से 5 घंटे आगे था। हालांकि नैरोबी में स्थानीय समयानुसार शाम के 7 बज रहे थे, लेकिन शंघाई में आधी रात हो चुकी थी। पिछले अनुभव के आधार पर ड्रोन का डेटा अब तक रिफ्रेश हो जाना चाहिए था, तो फिर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हुई? यान फेई बेचैन था और एक समस्या जो उसने हमेशा नजरअंदाज की थी, अचानक उसके सामने आ गई। ड्रोन डेटा रिफ्रेश आधी रात को होता था, लेकिन किस जगह की आधी रात मानक थी? शंघाई की, न्यूयॉर्क की, लंदन की? जब शंघाई में आधी रात होती है तो न्यूयॉर्क में पिछले दिन दोपहर ही होती है और लंदन में पिछले दिन शाम के 5 बजे। तो शंघाई में ड्रोन डेटा आधी रात को क्यों रिफ्रेश होता है? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसका भौतिक शरीर शंघाई में था? अगर ड्रोन डेटा रिफ्रेश इसी सिद्धांत पर किया गया था, तो अब जबकि वह केन्या में थे, क्या ड्रोन डेटा रिफ्रेश वहां के स्थानीय समय के आधार पर होना चाहिए था? नैरोबी में शाम के 7 बज रहे थे, तो क्या उन्हें ड्रोन डेटा रिफ्रेश होने के लिए 5 घंटे और इंतजार करना पड़ा? यान फेई इस संभावना पर विचार कर रहा था, फिर भी वह निश्चिंत नहीं था क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था जहां ड्रोन का डेटा नियत समय पर रिफ्रेश न हुआ हो। खैर, यान फेई को आज रात ही जंग लगे उपकरण को वापस लाने के लिए काम करना पड़ा, खासकर क्योंकि वह कोकेशियाई आदमी भी उसके पीछे पड़ा था। और उस आदमी ने उसे एक खतरनाक एहसास दिलाया, अगर वह सामान उसके हाथ में पड़ गया तो उसे वापस पाना शायद आसान नहीं होगा। ड्रोन का डेटा रिफ्रेश नहीं हुआ था और यान फेई चिंतित हो रहा था, लेकिन वह इंतजार ही कर सकता था। इंतजार से उपजी चिंता को कम करने के लिए वह अपने कमरे में कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ऑनलाइन गया।
घरेलू वेबसाइटों पर लॉगिन करने लगा और केन्या संग्रहालय के उद्घाटन के समाचार वीडियो देखने लगा, जो पहले प्रसारित हो चुके थे। लेकिन यान फेई के साथ कुछ अजीब हुआ। उस दिन के वीडियो प्लेबैक में उसे केन्या संग्रहालय के उद्घाटन या सांस्कृतिक अवशेषों के प्रदर्शन की कोई खबर नहीं मिली। उसकी जगह किसी दूसरे अफ्रीकी देश में अशांति की खबर थी। ड्रोन अवतार प्राप्त करने के बाद यान फेई की याददाश्त में काफी सुधार हुआ था। असल में उसने जो कुछ भी देखा था वो उसे भुलाया नहीं था, खासकर तब से जब सहायक मस्तिष्क ने पहली बार सक्रिय रूप से उसे जानकारी दी थी और उसमें जंग लगे उपकरण की छवि अभी भी बरकरार थी। इन सब बातों ने उसे अपनी याददाश्त के बारे में और भी ज्यादा आश्वस्त कर दिया था। उस दिन केन्या संग्रहालय के बारे में जरूर खबर आई थी, लेकिन किसी कारण से उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। यान फेई ने इंटरनेट पर खोजबीन शुरू की, लेकिन खुद उनके अलावा किसी भी चीनी व्यक्ति को किसी अफ्रीकी देश में संग्रहालय खोलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखी। उन्हें ऑनलाइन कोई सुराग नहीं मिला और किसी और ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वीडियो की सामग्री में फेरबदल किया गया था। जैसे जैसे यान फेई अपनी ऑनलाइन खोज जारी रखता गया, उसकी चिंता धीरे धीरे कम होती गई, लेकिन उसकी जगह संदेह की एक और भी गंभीर भावना ने ले ली। हालांकि यान फेई असमंजस में था और उसने इस बारे में और न सोचने का फैसला किया। उसने मन बना लिया कि उसे आज रात ही वह जंग लगा हुआ उपकरण जरूर मिल जाएगा। बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, जब तक वह हिस्सा उसके पास है वह अजय रहेगा। उस शाम 9 बजे तक नैरोबी का आसमान आखिरकार अंधेरा हो गया था। सड़कें रंग बिरंगी नियॉन लाइटों से जगमगा उठी थीं। हालांकि वहां बहुत चहल पहल नहीं थी, फिर भी एक अनोखा विदेशी आकर्षण था। यान फेई ने अपने होटल के कमरे में कुछ व्यवस्थाएं की, फिर रूम सर्विस स्टाफ से अनुरोध किया कि इस दौरान वह उनके कमरे में न घुसे और न ही उन्हें परेशान करे। आरएमबी के प्रभाव में रूम सर्विस स्टाफ ने बड़ी मुस्कान के साथ यान फेई को आश्वस्त किया कि जब तक वह न बुलाएं, वे उनके कमरे में कदम नहीं रखेंगे। तैयारी पूरी करने के बाद यान फेई ने चुपचाप नैरोबी के स्थानीय परिधान पहन लिए। रहस्यमयी शक्ति से उसका शरीर अपनी मूल क्षमता से 8 गुना ज्यादा रूपांतरित हो चुका था और वांग योंग द्वारा सिखाई गई कुछ कुंग फू तकनीकों का अभ्यास करने के बाद अब वह अपनी मांसपेशियों की गति को आंशिक रूप से नियंत्रित कर सकता था। शीशे के सामने मुंह करके यान फेई ने कुछ बार अभ्यास किया और फिर अपने चेहरे की मांसपेशियों को नियंत्रित करना शुरू किया। उसने उन्हें थोड़ा उभारा, फिर अपने जबड़े की मांसपेशियों को आगे की ओर मोड़ा और अंततः अपनी त्वचा को काला करके वह बिल्कुल अलग व्यक्ति में बदल गया। यान फेई ने मोटरसाइकिल एक तरफ रख दी और आसपास का निरीक्षण करने लगा। और हाँ, उसने एक छिपी हुई जगह पर उस अधेड़ उम्र के गोरे व्यक्ति को जरूर देखा। लेकिन अब वह गोरा व्यक्ति बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसने यान फेई जैसे ही कपड़े पहने थे, जो नैरोबी शैली की खासियत थी, और उसकी त्वचा भी काली पड़ गई थी। उसने भी यान फेई की तरह ही अपना भेष बदल लिया था। हालांकि उसका मेकअप यान फेई जितना अच्छा नहीं था, अपनी मांसपेशियों को नियंत्रित करने और अपना रूप बदलने की क्षमता के बावजूद वह बहुत परिष्कृत था। जब तक कोई जानबूझकर ध्यान से न देखे, ये बताना असंभव था कि वह आदमी गोरा था। पता चला कि इस कोकेशियान का भी यान फेई जैसा ही इरादा था, आज रात जंग लगे उपकरण चुराने का। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यान फेई उसका पता लगा लेगा। ऐसा यान फेई की दृष्टि में सुधार के कारण हुआ, जिससे वह दूर से ही कोकेशियान को देख सकता था, जबकि संग्रहालय में व्यस्त कोकेशियान ने यान फेई को अनदेखा कर दिया था। ये देखकर कि कोकेशियान की भी यही योजना थी, यान फेई को तुरंत कार्रवाई का एहसास हुआ। ड्रोन अभी भी मालदीव के जलक्षेत्र के पास हजारों किलोमीटर दूर था और उसका डेटा अभी तक रिफ्रेश नहीं हुआ था, जिससे इतनी बड़ी दूरी तय करने के लिए सैकड़ों एनर्जी पॉइंट नाकाफी थे। नैरोबी में आधी रात के बाद ड्रोन का डेटा रिफ्रेश होने पर भी ड्रोन शायद समय पर न पहुंच पाए। अगर यह कोकेशियान आदमी अभी कार्रवाई करने वाला था, तो यान फेई सिर्फ अपने आप पर ही भरोसा कर सकता था। सही सामग्री freeway.binowell.com पर देखें। लेकिन यान फेई अब एक अज्ञानी व्यक्ति नहीं था। झांग बाओचेन की मौत तक कई झगड़ों का सामना करने के बाद उसमें जबरदस्त आत्मविश्वास आ गया था। खुद कार्रवाई करके वह आज रात का काम पूरा कर सकता था। अपनी योजना को ध्यान में रखते हुए यान फेई शांत हुआ और उस कोकेशियाई व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखने लगा, लेकिन खुद कोई कार्रवाई करने की योजना नहीं बनाई। उसका इरादा तब तक इंतजार करने का था जब तक कोकेशियाई व्यक्ति वह चीज चुरा न ले, फिर थोड़ी सी विश्वासघाती हरकतें करने का। रात के 11:30 बजे संग्रहालय की सभी लाइटें बुझ गईं और सुरक्षाकर्मी चले गए। केवल कुछ ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी ही वहां रह गए।
यान फेई और कॉकेशियन इतने समय से पास ही इंतजार कर रहे थे। अपने अनुभव और धैर्य के बल पर कॉकेशियन ने इतने लंबे इंतजार के बाद भी कोई हरकत नहीं दिखाई। सुरक्षाकर्मियों को जाते देखकर भी कॉकेशियन ने कोई हरकत नहीं की। 10 मिनट से ज्यादा इंतजार करने के बाद वह संग्रहालय के पास पहुंचा, फुर्ती से प्रवेश द्वार पर लगे निगरानी कैमरे से बचता हुआ और फिर संग्रहालय की इमारत में छलांग लगा दी। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। यान फेई ने पीछे से देखा और देखा कि वह कोकेशियाई आदमी सावधानी से संग्रहालय की दूसरी मंजिल की दीवार पर चढ़ रहा है और अंदर कूदने के लिए एक खिड़की खोल रहा है। वह जिस जगह कूदा ठीक वहीं जंग लगे उपकरणों की प्रदर्शनी लगी थी। इससे यान फेई को और भी यकीन हो गया कि उस आदमी का लक्ष्य भी उसके लक्ष्य से मेल खाता है। यान फेई धैर्यपूर्वक बाहर इंतजार करता रहा और 2 मिनट बाद ही वह गोरा आदमी खिड़की से बाहर निकल आया। अब उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। वह आदमी निगरानी कैमरों से बचता हुआ दीवार से नीचे उतरा। फिर वह पास में खड़ी एक कार में बैठ गया और चला गया। यान फेई जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और कार का पीछा करने लगा। रात में नैरोबी की सड़कें बिल्कुल खाली थीं और उस गोरे आदमी की कार तेजी से शहर के बाहरी इलाके की ओर बढ़ रही थी। यान फेई ने अपने शरीर पर नियंत्रण काफी बढ़ा लिया था, जिससे उसकी मोटरसाइकिल चलाने की कला बेजोड़ हो गई थी। वह कार के पीछे पीछे चलता रहा, कभी पीछे नहीं रहा। वे दोनों साथ साथ शहर के बाहरी इलाके की ओर चल पड़े और 10 मिनट से ज्यादा समय बाद शहर छोड़कर उपनगरों में पहुंच गए। नैरोबी की अर्थव्यवस्था अविकसित थी और राजमार्गों पर स्ट्रीट लाइटें जलाने के लिए पर्याप्त बिजली नहीं थी। हालांकि उस रात चांदनी तेज थी, जिससे यान फेई को आगे की कार साफ दिखाई दे रही थी। सड़क पर एक मोड़ पर, जहां कोई और गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, यान फेई ने अचानक अपनी गति बढ़ा दी। उसकी मोटरसाइकिल कार को ओवरटेक करने लगी और धीरे धीरे उसके बराबर आ गई। जैसे ही यान फेई की मोटरसाइकिल कार के समानांतर होने वाली थी, कार का शीशा नीचे हो गया और एक पिस्तौल लिए हुए हाथ ने यान फेई पर निशाना साधा। घबराकर यान फेई ने तेजी से ब्रेक लगाए, लेकिन पिस्तौल से गोली चल गई। यान फेई की तेज प्रतिक्रिया ने उसे गोली लगने से बचा लिया, क्योंकि गोलियां आगे एक बड़े पेड़ से टकराकर उसकी छाल पर छिटक गईं। जल्दबाजी में यान फेई ने इतनी तेजी से ब्रेक लगाए कि उसकी मोटरसाइकिल लगभग पलट गई, लेकिन अपने पूरे नियंत्रण से उसने मोटरसाइकिल को संभाल लिया। कोकेशियाई आदमी ने जब देखा कि वह यान फेई को नहीं देख पा रहा है, तो उसने खिड़की से हाथ बाहर निकाला और पीछे से यान फेई पर कई गोलियां चला दी। मोटरसाइकिल जमीन पर तिरछी होकर गिर पड़ी और यान फेई ने अपनी देह को एक तरफ फेंक दिया ताकि वह अपनी ओर आती गोलियों से बच सके। कोकेशियान व्यक्ति ने कई गोलियां चलाईं, लेकिन मोटरसाइकिल ने उन्हें रोक दिया। जब उसे एहसास हुआ कि वह यान फेई को नहीं मार सकता, तो वह गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी कार में बैठ गया। कार तेजी से आगे बढ़ी और तेजी से उस जगह से दूर निकल गई। तभी यान फेई अपनी मोटरसाइकिल के पास जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने खुद को सतर्क और सावधान समझा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी हरकतें इतनी जल्दी पकड़ ली जाएंगी और वह लगभग किसी जाल में फंस ही जाएगा। उसने हमेशा सोचा था कि उसकी हरकतें छिपी हुई हैं, फिर भी अब उसे एहसास हुआ कि उसे अभी भी अनुभव की कमी है और वह किसी और की चालों में फंस गया है। हालांकि यान फेई निराश नहीं हुआ, क्योंकि उसी क्षण उसे ड्रोन का डेटा रिफ्रेश होता हुआ महसूस हुआ और ड्रोन के ऊर्जा बिंदु पूरी तरह से भर गए थे। समय देखा तो नैरोबी में ठीक आधी रात हो रही थी, जिससे पुष्टि हुई कि ड्रोन का डेटा उसके बेस के स्थानीय समय के अनुसार रिफ्रेश हो रहा था। इसलिए यान फेई ने ड्रोन को सक्रिय कर दिया। ड्रोन पानी से बाहर निकलकर सीधा ऊपर चढ़ा और फिर यान फेई के निर्देशानुसार कम ऊंचाई पर आगे बढ़ते हुए नैरोबी की ओर बढ़ गया। मालदीव नैरोबी से सीधी रेखा में केवल 3000 किलोमीटर दूर था और चारों ओर खुला समुद्र होने के कारण ड्रोन को रडार की नजर से बचने की जरूरत नहीं थी। इस प्रकार वह पूरी गति से उड़कर 3 घंटे के भीतर नैरोबी पहुंच सकता था। जब तक ड्रोन पहुंचता, यान फेई को स्थिति पर नियंत्रण पाने का पूरा भरोसा था। सहायक मस्तिष्क के नियंत्रण में ड्रोन यान फेई के ध्यान की आवश्यकता के बिना नैरोबी की ओर उड़ गया, जिससे उसके भौतिक शरीर को तत्काल मुद्दों से निपटने का मौका मिल गया। यान फेई ने फिर सड़क के किनारे देखा तो नीचे एक घुमावदार पहाड़ी रास्ता दिखाई दिया, जिस पर कार नीचे की ओर जा रही थी। कार ने आगे के मोड़ पर यू टर्न लिया और वापस आकर यान फेई के स्थान के पास पहुंच गई, हालांकि वह निचली लेन पर थी। FreyUABNOL.com। यान फेई ने अपने और नीचे सड़क के बीच की दूरी नापी, अपनी मोटरसाइकिल यूनिवर्सल स्पेस में रखी, फिर कुछ कदम पीछे हटे, खुद को संभाला और तेजी से आगे बढ़े।
हाईवे के अंत तक पहुंचकर वह हवा में उछला, ऊंचा उठा और फिर तेजी से नीचे गिर पड़ा। नीचे खड़ी कार हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। उसे ऊपर से यानफेई के नीचे कूदने का अंदाजा भी नहीं था। यानफेई ने कोण का सही अंदाजा लगा लिया था और उसका उतरना कार के हुड के ठीक सामने था। यानफेई कार के सामने उतरा, उसके हाथ हथौड़े जैसे आकार में जकड़े हुए थे, ऊपर उठे हुए थे और फिर जोर से कार के इंजन हुड पर गिर पड़े। यानफेई के वार से एक जोरदार धमाके के साथ कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया, जिससे कार तुरंत रुक गई और आगे का हिस्सा नीचे की ओर झुक गया, जबकि जबरदस्त बल के कारण आगे के दोनों टायर फट गए। जड़त्व के कारण कार का पिछला हिस्सा तेजी से पलट गया और यानफेई के सिर के ऊपर से कलाबाजी खाते हुए आगे सड़क पर जा गिरा। उल्टी कार जमीन पर तेजी से फिसली, उसका शरीर सतह से रगड़ता हुआ, चिंगारियों का एक जाल बनाता हुआ फिर पहाड़ की ढलान पर चट्टानों से टकराया और रुक गया क्योंकि उसमें से सफेद धुआं निकल रहा था। यानफेई आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि कोकेशियाई व्यक्ति ड्राइवर की सीट पर उल्टा लटका हुआ है, खून से लथपथ और गंभीर रूप से घायल दिख रहा है। यानफेई ने उस आदमी के सिर पर वार करने के लिए अपनी मुट्ठी घुमाई। जैसे ही कोकेशियान आदमी ने अचानक अपनी आंखें खोली, यानफेई की मुट्ठी को हटा दिया और जल्दी से सीट बेल्ट खोलकर कार के हुड के दूसरी तरफ से बाहर कूद गया। यानफेई ने व्यंग्य किया। मरा हुआ बनकर रहना उसकी चाल थी जो उसने पहले भी चली थी, और खुशकिस्मती से जियाओ कांग ने उसे सबक सिखा दिया था। रोकने के लिए आगे बढ़ने के बजाय उसने एक जानलेवा वार कर दिया। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो उसकी लापरवाही से कोकेशियाई आदमी अचानक हमला कर सकता था और उसकी हार हो सकती थी। यानफेई ने उस गोरे आदमी का पीछा नहीं किया, बल्कि नीचे झुककर कार पलट दी, जिससे वह आदमी कार और पहाड़ी चट्टानों के बीच फंस गया। तभी एक गोली चली। गोरे आदमी की पिस्तौल से गोली चल गई, जिससे कार का शीशा टूट गया और एक गोली यानफेई की ओर चली। यानफेई ने अपनी तेज नजरों से उस आदमी के बंदूक से हमले का अंदाजा लगा लिया था और उसकी हरकतों पर नजर रखते हुए गोली को चकमा दे दिया। फिर वह कलाबाजी करता हुआ कार की डिक्की के पीछे छिप गया। कोकेशियाई व्यक्ति विंडशील्ड के छेद से रेंगता हुआ बाहर आया और बंदूक कार के पीछे की ओर तानते हुए बोला, तुम कौन हो? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वह आदमी अंग्रेजी में बोला। ऑक्सिलरी ब्रेन से मिली जानकारी के बाद यानफेई अब अंग्रेजी बोलने में पारंगत हो गया था। उसने जवाब दिया, मैं केन्या राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो से हूँ। तुमने केन्या संग्रहालय से कलाकृतियां चुराई हैं और मैं तुम्हें पकड़ने आया हूँ। यानफेई की बात सुनकर वह कोकेशियान व्यक्ति जोर से हंसा और बोला, केन्या राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो? केन्या में ऐसा कोई विभाग नहीं है। किसी को भी बेवकूफ बनाने से पहले तुम्हें अपना होमवर्क कर लेना चाहिए था और यह भी पता कर लेना चाहिए था कि ऐसा कोई विभाग है भी या नहीं। यानफेई को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने तो बस केन्या राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो का कोई व्यक्ति होने का नाटक किया था ताकि अपनी पहचान उजागर न हो और अपने बाद के कार्यों के लिए कोई कानूनी बहाना न बन जाए। उसने सोचा भी नहीं था कि एक गैर मौजूद विभाग का झूठा दावा करके वह इतनी बड़ी गलती कर बैठेगा और तुरंत बेनकाब हो जाएगा। गोरे आदमी ने आगे कहा, मैंने तुम्हें दिन में संग्रहालय में देखा था। तुम्हारा भी वही मकसद है जो मेरा है, यानी संग्रहालय से कुछ चुराना। चाहे संग्रहालय के अंदर हो या बाहर, तुम्हारी हरकतें मेरी नज़र से नहीं बची, क्योंकि तुम्हारे छिपाने के तरीके बहुत ही घटिया हैं और मैं हमेशा से इनसे वाकिफ था। मैंने कोई हरकत इसलिए नहीं की क्योंकि मैं घास में छिपे सांप को हिलाने और बेवजह की उलझनें पैदा करने से बचना चाहता था। एक बात तो माननी ही पड़ेगी, तुम्हारा मेकअप वाकई कमाल का है। तुमने एक एशियाई को एक अश्वेत अफ्रीकी में इतनी खूबसूरती से बदल दिया कि आम लोग तुम्हें पहचान ही नहीं पाएंगे। लेकिन तुमने एक बात नजरअंदाज कर दी, तुम्हारी कद काठी में कोई बदलाव नहीं आया और मुझे तुम याद हो, इसलिए मैंने तुम्हें एक नज़र में ही पहचान लिया। यानफेई हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी छोटी छोटी हरकतें किसी और को पता चल जाएंगी और उसके भेस बदलने के हुनर की पोल खुल जाएगी। उसने अपनी पहचान बताए बिना एक गुप्त डकैती की कोशिश करके खुद को चतुर समझा, फिर भी दूसरों की नज़रों में उसका व्यवहार किसी जोकर जैसा हास्यास्पद था। फिर भी वह निराश नहीं हुआ। आखिरकार यह उसका पहला एकल मिशन था और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसके पास अनुभव की कमी थी। कोकेशियान आदमी की उम्र तक शायद उसे काफी अनुभव हो गया होगा और अब वह ऐसी गलतियां नहीं करेगा। ये कहते हुए वह यानफेई की दिशा में बढ़ा, लेकिन जब तक वह गाड़ी के पिछले हिस्से तक पहुंचा उसे वहां कोई नहीं मिला। यानफेई जा चुका था। वह व्यक्ति चौंक गया और अचानक उसकी आंखें धुंधली हो गईं।
ऊपर से एक आकृति झपटी और एक तेज लात मारी जिससे पिस्तौल उसके हाथ से उड़ गई। फिर वह छायादार आकृति आगे की ओर बढ़ी, उससे टकराए और वह उड़ गया। हुआ यूं कि जब यान फेई ने उस गोरे आदमी को बंदूक लेकर आते देखा तो उसने चुपचाप यूनिवर्सल स्पेस से एक लंबी रस्सी से बंधी एक शटल निकाली। उसने शटल को ऊपर एक बड़े पेड़ पर फंसा दिया। जोर से खींचकर वह रस्सी से चढ़कर पेड़ पर चढ़ गया। देर रात हो चुकी थी और चांदनी के बावजूद उस गोरे आदमी की नजर यानफेई जितनी तेज नहीं थी। उसने यह नहीं देखा कि यानफेई ऊपर पेड़ पर चढ़ गया है। फिर जब वह गोरा आदमी पीछे की ओर बढ़ा तो यानफेई ने ऊपर से झपट्टा मारा, उसके हाथ से पिस्तौल छीन ली और उसे नीचे गिरा दिया। हमला बिजली की रोशनी की तरह तेज था और गोरे आदमी के कुछ भी कहने से पहले ही पूरा हो गया। सफलतापूर्वक प्रहार करने के बाद वह कोकेशियाई आदमी बहुत दूर उड़ गया। लेकिन जैसे ही यानफेई उसका पीछा करने ही वाला था, उसने देखा कि वह कोकेशियाई आदमी मुड़ा और दर्द के बावजूद राजमार्ग के किनारे एक चट्टान से नीचे कूद गया। यानफेई ने किनारे पर देखा और देखा कि वह आदमी बड़ी चतुराई से चट्टान की चट्टानों से नीचे उतर रहा है। यानफेई ने एक पत्थर उठाया और उस गोरे आदमी पर फेंका, जो फुर्ती से बच निकला। यानफेई ने एक के बाद एक पत्थर फेंके, लेकिन वह आदमी सबको चकमा देता रहा और पलक झपकते ही नीचे एक और हाईवे पर पहुंच गया। यानफेई खुद चट्टान से नीचे कूद गया। अपनी बेहतरीन कूदने की क्षमता के साथ वह कुछ ही छलांगों में नीचे हाईवे पर उतर गया और जल्दी ही उस गोरे आदमी के बराबर पहुंच गया। अचानक कोकेशियाई आदमी मुड़ा और यानफेई पर कुछ फेंका। अपनी तेज निगाहों से यानफेई ने उसे एक अंडाकार हथगोला पहचान लिया और अपने पैर से उसे लात मार दी। हथगोला अपने मूल रास्ते पर और भी तेजी से वापस लौटा और कोकेशियाई आदमी पर सीधा वार किया। हथगोला जोर से फटते ही एक जोरदार धमाका हुआ। यानफेई ने ग्रेनेड को लात मारकर दूर फेंका और विस्फोट से बचने के लिए तुरंत हाईवे पर लेट गया। जब विस्फोट थम गया तो उसने ऊपर देखा तो वह कोकेशियाई आदमी जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसने आगे बढ़कर देखा कि ग्रेनेड के टुकड़ों से वह आदमी बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया था। उसका खून बह रहा था, मानो कोई नुकसान ही न हुआ हो, लेकिन फिर भी वह अपनी गंभीर चोटों के बावजूद मरा नहीं था और अब हिल-डुल भी नहीं पा रहा था। यानफेई ने एक जोरदार लात मारी जिससे उस गोरे आदमी के दोनों पैर और हाथ टूट गए और उसकी प्रतिरोध करने की शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई। फिर उसने उस आदमी का बैग फाड़कर अंदर देखा तो उसमें जंग लगे उपकरण की बजाय एक पत्थर निकला जिसकी उसने कल्पना की थी। कोकेशियाई व्यक्ति, जो पहले से ही मौत के दरवाजे के करीब था, यानफेई की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति को देखकर हंसने लगा। यानफेई गुस्से से भर गया। उसने उस गोरे आदमी को उठाया और पूछा, यहाँ पत्थर क्यों है? जंग लगा गियर कहाँ गया? कोकेशियाई व्यक्ति ने हंसना बंद कर दिया और कहा, यदि हमें पता होता कि हमारा पीछा किया जा रहा है और कोई हमारे साथ धोखा करने की योजना बना रहा है, तो हम असली चीज अपने साथ क्यों रखते? यानफेई ने एक पल सोचा और पूछा, मैं तुम्हें संग्रहालय में जाते और फिर बाहर आते देख रही थी, बिना किसी से संपर्क किए या बीच में कहीं रुके। तुम्हें सामान बदलने का समय ही नहीं मिला होगा, तो असली चीज तो ऊपर वाली कार में ही होगी। कोकेशियाई आदमी ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम सचमुच नौसिखिए हो। क्या तुम्हें सचमुच लगा कि इस बार मैं अकेला ही काम कर रहा हूं? यानफेई ने पूछा, क्या आपका कोई साथी है? कोकेशियाई व्यक्ति ने उत्तर दिया, बेशक मेरा एक साथी है। जब मैंने संग्रहालय से वस्तु चुराई थी तो मैंने असली वस्तु उसे दे दी थी, और जब वह वास्तविक लक्ष्य को ले जा रही थी तो उसकी रक्षा के लिए मैं तुम्हें ले जाने के लिए विपरीत मार्ग से गया था। यानफेई क्रोधित हो गया। यह विचार कि उसके साथ धोखा हुआ है असहनीय था। संग्रहालय में लक्ष्य बदल गया था और वह गलत लक्ष्य पर चला गया था, जबकि असली लक्ष्य किसी और ने ले लिया था। उसने क्रूरता से पूछा, तुम्हारा साथी किस दिशा में गया था? सही सामग्री फ्री ऐप नोवेल सी ओम पर देखें। कोकेशियाई आदमी ने यानफेई के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह कुछ बार जोर से हंसा, फिर उसका सिर झुक गया और वह बस यूं ही मर गया। यानफेई ने कई बार जांच की और इस बात की पुष्टि की कि वह कोकेशियाई व्यक्ति सचमुच मर चुका था और वह कोई दिखावा नहीं कर रहा था। उसे असली लक्ष्य से दूर फुसलाकर ले जाया गया था, जो अब अज्ञात था, और यह उसके अब तक के करियर का सबसे बड़ा झटका था। यानफेई ने उस कोकेशियाई व्यक्ति के शव की ध्यान से जांच की, लेकिन उसे कुछ भी उपयोगी नहीं मिला। जंग लगेगी कि तो बात ही छोड़ दीजिए। कुछ देर सोचने के बाद उसने शव को पास की एक चट्टान से नीचे फेंक दिया, फिर ऊपर खड़ी कार के पास लौटा और गाड़ी की गहन तलाशी शुरू कर दी।
उसे अब भी थोड़ी सी उम्मीद थी कि वह कोकेशियाई आदमी उसे धोखा दे रहा है और उसने कार में बस कुछ देर के लिए ही निशाना छिपाया है। लेकिन उससे निराशा हुई जब पूरी तलाशी के बाद भी पूरी कार में जंग लगा गियर कहीं नहीं मिला। जब यान फेई ने लक्ष्य तक पहुंचने के बारे में सोचा तो कार में एक उपकरण जो संचार उपकरण जैसा दिखता था अचानक सक्रिय हो गया और एक महिला की आवाज आई, सैम, मैं गंतव्य पर पहुंच गई हूं। आपके यहाँ हालात कैसे हैं? यान फेई का दिमाग तेजी से चलने लगा और उसने तुरंत अपना उच्चारण बदल दिया, सैम की आवाज की नकल करते हुए जिसे उसने अभी अभी उड़ाया था। सब कुछ सुचारू रूप से चला, मैंने लक्ष्य को झटक दिया है। रहस्यमय शक्ति द्वारा 3 बार संशोधित होने के बाद यान फी के शरीर में कुछ अद्भुत कार्य विकसित हो गए थे। अपनी स्वर रज्जुओं को नियंत्रित करने और अपनी आवाज बदलने की क्षमता उनमें से एक थी। उसने अब दिवंगत सैम के साथ बस कुछ ही शब्दों का आदान प्रदान किया था और उसकी भाषा की हूबहू नकल करने में सक्षम था। हालांकि सैम की बोलने की आदतों से अनभिज्ञ होने के कारण वह अपनी प्रतिक्रियाएं संक्षिप्त और अस्पष्ट ही रख पाता था ताकि कोई खामी उजागर न हो। दूसरी ओर मौजूद महिला सैम की आवाज में किसी भी बदलाव से पूरी तरह अनजान थी और बोली, चूंकि तुम लक्ष्य से भटक चुके हो तो आओ और मुझसे मिलो। यान फेई ने स्पष्टता से जवाब दिया, ठीक है। महिला ने आगे कहा, वैसे मैंने पहले ही लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, लेकिन मुझे चिंता है कि यह संपर्क बिंदु सुरक्षित नहीं है, इसलिए चलो नैरोबी के दक्षिणी बाहरी इलाके में एंगेस स्टेशन नंबर 3 पर मिलते हैं। यान फेई ने उत्तर दिया, ठीक है। इसके साथ ही दूसरे पक्ष ने बात करना बंद कर दिया और बातचीत समाप्त हो गई। यान फेई ने अपना मोबाइल फोन खोला और नक्शे पर नैरोबी उपनगरों में एंगेस स्टेशन नंबर 3 ढूंढना शुरू किया। और हाँ, वह 30 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर साउथ सिटी की ओर विपरीत दिशा में स्थित था। दिशा ढूंढने के बाद उसने यूनिवर्सल स्पेस से एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल निकाली और अपनी मंजिल की ओर तेजी से चल पड़ा। 40 मिनट से ज्यादा समय बाद यान फेई एंगेस स्टेशन नंबर 3 पर पहुंचा। वह आगे नहीं बढ़ा बल्कि दूर छिप गया और चुपचाप देखता रहा। उसकी नजर पेट्रोल स्टेशन के अंदर एक सफेद पिकअप ट्रक पर पड़ी जिसके अंदर कोई बैठा था। जैसे ही वह धीरे धीरे अपनी मोटरसाइकिल पेट्रोल स्टेशन की ओर बढ़ा रहा था, उसकी नजर पिकअप ट्रक के पास से गुजरी और उसने ड्राइवर की सीट पर एक गोरी युवती को देखा जो आसपास के माहौल को देखकर उबी हुई लग रही थी। यान फेई को एक अंदेशा हुआ, यह अफ्रीका था जहां अफ्रीकी अश्वेत लोग हर जगह थे और सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी। नैरोबी के उपनगरों में आधी रात को किसी गोरी महिला के दिखने की संभावना बहुत कम थी, इसलिए ये गोरी महिला लगभग निश्चित रूप से वही थी जिससे उसने अभी अभी फोन पर बात की थी। इसलिए यान फेई ने अपनी मोटरसाइकिल को आगे बढ़ाया, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने का नाटक करते हुए, और धीरे धीरे उस गोरी महिला के पिकअप ट्रक के पास पहुंचा। पारंपरिक नैरोबी परिधान पहने और अपनी त्वचा को काले रंग से रंगे हुए यान फेई रात के आसमान में एक असली अफ्रीकी लग रहे थे। जैसे ही वह गोरी महिला के पिकअप ट्रक के पास से गुजरे, उन्होंने सहजता से हाय कहकर उनका अभिवादन किया, जिस पर गोरी महिला जो अपने विचारों में मग्न थी ने अवचेतन रूप से हाय कहकर उत्तर दिया। तभी यान फेई खुशी से झूम उठा, उसकी आवाज ने उसे बता दिया कि उसे सही इंसान मिल गया है। ये गोरी औरत वही थी जिसने सैम से बात की थी और जो जंग लगे गियर लेने वाली उसकी साथी भी थी। आखिरकार उसे अपना निशाना मिल ही गया था। जैसे ही यान फेई ने राहत की सांस ली, उसने देखा कि गोरी औरत ने उसे शरारत से आंख मारी और मीठी मुस्कान दी। कार अचानक स्टॉप हुई और उसकी ओर बढ़ी। यान फेई अचंभित होकर पीछे की ओर लड़खड़ा गया, लेकिन दूरी बहुत कम होने के कारण वह पूरी तरह से बच नहीं पाया और पिकअप ट्रक ने उसे जोर से टक्कर मार दी, जिससे वह हवा में उछल गया। यान फेई ने हवा में ही कलाबाजी की और कुशलता से रोल्स का इस्तेमाल करके भारी प्रभाव को कम किया, इसलिए जब वह अंततः कुछ दूरी पर जमीन पर गिरा तो वह बेढंगा लग रहा था, लेकिन उसका शरीर सुरक्षित था। जैसे ही उसने खुद को संभाला, यान फेई ने देखा कि पिकअप ट्रक तेजी से पीछे की ओर जा रहा है और गोरी महिला अपने बाएं हाथ में पिस्तौल लिए उस पर गोलियां चला रही है। यान फेई जल्दी से बच निकला, लेकिन उसे एहसास हुआ कि गोलियां उस पर नहीं बल्कि पेट्रोल पंप के ईंधन टैंकों पर मारी जा रही थीं। यान फेई कांप उठा और बाहर भागा, तभी उसके पीछे एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। फिर वह धमाके की लहर में उछल गया और फिर तेज लपटों की एक लहर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया जिसने उसके पूरे शरीर को निगल लिया। गैस स्टेशन के ईंधन भंडारण टैंक में गोली लगी और वह फट गया, जिससे भयंकर आग लग गई जो आसमान में फैल गई, इतनी तेज कि उसे नैरोबी शहर क्षेत्र से यहां तक कि 10 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से देखा जा सकता था।
गोरी सुंदरी अपनी कार धीरे धीरे चला रही थी और आग के आसपास के इलाके का जायजा ले रही थी कि कहीं यानफेई उस भीषण विस्फोट में तो नहीं मर गई। जैसे ही पिकअप ट्रक आग के पिछले हिस्से की ओर घूमा, उसने देखा कि लपटें हिल रही थीं और एक धातु का बैरल आसमान में उठ रहा था। तभी आग की लपटों से एक आकृति फूट पड़ी। वह व्यक्ति तेजी से पिकअप ट्रक के पास पहुंचा, दरवाजा पकड़ा और एक ही झटके में दरवाजा तोड़ दिया। फिर उसने गोरी औरत को पकड़ लिया और उसे गाड़ी से बाहर खींचने की कोशिश की। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यानफेई था, जिसे पता था कि उसकी अफ्रीका यात्रा आसान नहीं होने वाली, इसलिए उसने पहले ही यूनिवर्सल स्पेस में अतिरिक्त सामान का एक बड़ा भंडार तैयार कर लिया था। इन सामानों में एक धातु का बैरल भी शामिल था, जो मुख्य रूप से अग्नि सुरक्षा के लिए था। जब यानफेई को गोरी सुंदरी के अचानक हमले का सामना करना पड़ा, जो जीवन मरण के संकट में फंसा हुआ था, तो उसने पेट्रोल स्टेशन के फटते ही यूनिवर्सल स्पेस से धातु का बैरल छीन लिया, खुद को उसके अंदर छिपा लिया, उसे जमीन पर उलट दिया और जलती हुई लपटों से बच गया। बाहर वालों को ऐसा लग रहा था जैसे वह आग की लपटों में घिर गया हो और उसकी असमय मृत्यु हो गई हो। बैरल में लगी आग से छिपकर यानफेई की असाधारण श्रवण शक्ति ने उसे एक कार की आहट सुनाई। उसने अंदाजा लगाया कि ट्रक उसके पास आ रहा है, इसलिए उसने जोरदार पलटवार किया, बैरल लेकर आग से बाहर निकला और उस गोरी महिला के पिकअप ट्रक के पास पहुंच गया। सही सामग्री www.well.com पर देखें। यानफेई ने गोरी लड़की का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे पकड़ने के इरादे से, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह घबराई नहीं। इसके बजाय उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर उसने एक जोरदार मुक्का मारा जो यानफेई के हाथ पर लगा। जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ा, यानफेई अचंभित रह गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बिजली जैसा तेज मुक्का नाकाम हो जाएगा। तभी उसने गोरी लड़की की मुट्ठी से एक जबरदस्त ताकत निकलती महसूस की, जिसने उसे बेकाबू होकर 5-6 मीटर पीछे धकेल दिया। फिर वह लड़खड़ाकर लगभग जमीन पर गिर पड़ा। यानफेई को बहुत आश्चर्य हुआ, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या हुआ था। रहस्यमयी शक्ति द्वारा तीसरे रूपांतरण के बाद उसकी शक्ति अविश्वसनीय रूप से प्रचंड हो गई थी। फिर भी ऐसा लग रहा था कि इस नाजुक दिखने वाली गोरी में उसकी शक्ति से भी ज्यादा ताकत है। शक्ति के उनके पहले टकराव में यानफेई पूरी तरह से पराजित हो गया। गोरी लड़की गाड़ी से कूद पड़ी और यानफेई की ओर इतनी जोर से झपटी कि वह किसी प्रागैतिहासिक राक्षस जैसी लग रही थी जो अचानक प्रकट हो गया हो, अपनी भयंकरता में भयानक। उसके छोटे कद को देखते हुए, फिर भी उसकी शक्तिशाली गति को देखते हुए, यानफेई एक गहरी असंगति महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि इतना छोटा शरीर इतनी विशाल शक्ति कैसे जुटा सकता है। लेकिन यानफेई भी कमजोरी दिखाने वालों में से नहीं था। उसने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी और यह भी नहीं माना कि उसकी ताकत उस गोरी से कम है। वह उसकी तरफ तेजी से बढ़ा और फिर उनके कंधे एक जोरदार धमाके के साथ आपस में टकराए। रात के 8:25 टक्कर लगने पर गोरी महिला का शरीर थोड़ा डगमगाया, फिर वह संभल पाए। इसके विपरीत यानफेई का शरीर पीछे की ओर ऐसे उछला मानो किसी ट्रक से टकराया हो। जमीन पर उतरते ही यानफेई जमीन पर लोटपोट हो गया और अंदर ही अंदर सदमे में आकर तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने सचमुच पाया कि वह गोरी औरत अपनी ताकत से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये बात उसके लिए अकल्पनीय थी। गोरी औरत में इतनी जबरदस्त ताकत क्यों थी? आश्चर्यचकित यानफेई को देखते हुए गोरी महिला ने चंचलता से पूछा, क्या आप जानना चाहती हैं कि मैंने आपके लिए यहाँ घात क्यों लगाया है? अपने कंधे को सहलाते और शरीर को तानते हुए यानफेई ने जवाब दिया, ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जब मैंने कॉल पर सैम का रूप धारण किया था तो मैंने उसका सामान्य पासकोड इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए तुम्हें पता चल गया। तुमने मेरे साथ धोखा किया, मुझे यहाँ फुसलाकर मुझे खत्म करने और सैम का बदला लेने के लिए। फ्राई अवेबनोव एल्सियोम। गोरी ने ताली बजाए और कहा, सही कहा, वाकई बहुत प्रभावशाली। तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। क्या तुम सब चीनी लोग वाकई इतने चालाक हो? मुझे तब एहसास हुआ कि तुम नकल कर रहे हो जब मैंने वह पासकोड नहीं सुना जो सैम हमेशा बात करते समय बताता है। चूंकि तुमने सैम बनने की हिम्मत की, इसका मतलब है कि सैम के साथ कोई अनहोनी हुई है, और जाहिर है मैं उसका बदला लेने के लिए तुम्हें मारना चाहती हूँ। हालांकि मुझे कहना होगा कि तुमने नकल बहुत अच्छी की। अगर मुझे ट्रेनिंग ना मिली होती तो मैं यह नहीं बता पाती कि तुम्हारी आवाज़ सैम से अलग है। इससे पहले गोरी महिला का अभिवादन करके और उसकी आवाज सुनकर यानफेई ने पुष्टि की कि वह कोकेशियाई पुरुष सैम की साथी थी। अप्रत्याशित रूप से गोरी महिला ने भी चालाकी से काम लिया था
अभिवादन में खामी भांपकर उस पर हमला बोल दिया था। अपनी पोल खुल जाने के बाद यान फेई ने अब दिखावा करना बंद कर दिया और कहा, तुम अपनी पीठ पर जो सामान ढो रही हो वह सैम द्वारा संग्रहालय से चुराया गया जंग लगा सामान ही होगा, है ना? गोरी ने अपनी पीठ से बैग उतारा, धीरे से उसे खोला और अंदर सचमुच वही जंग लगा हुआ सामान था जिसकी यानफी तलाश में थी। उसने यानफी को सामान दिखाया, फिर बैग को फिर से पैक किया, उसे कंधे पर रखा और कहा, तुम्हें ये सामान चाहिए? मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। मैं यहाँ खड़ी होकर तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ कि तुम इसे मुझसे ले लो, मेरा इरादा तुम्हें मारना है। आखिरकार कौन अपना मकसद पूरा करता है, हम अपनी अपनी ताकत से काम लेंगे। अगर तुमने भागने की हिम्मत की तो मैं इसे तुरंत नष्ट कर दूंगी। यान फेई को सिरदर्द हो रहा था। गोरी औरत की जबरदस्त ताकत का पता चलने के बाद वह कुछ देर के लिए पीछे हटना चाहता था, फिर चुपके से उसका पीछा करना चाहता था, ड्रोन के आने और उसे मारने के लिए उसका इस्तेमाल करने का इंतजार करना चाहता था। चाहे वह औरत कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, ड्रोन के आगे उसकी कोई सानी नहीं थी। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि गोरी उसे मौका नहीं देगी और वहीं उसके साथ मौत का मुकाबला करने का फैसला करेगी। अंत में या तो यान फेई को जंग लगा गिया मिल जाएगा या फिर गोरी उसे मार डालेगी। यान फेई जंग लगे गिया को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता था क्योंकि यह ड्रोन अपग्रेड के लिए एक जरूरी हिस्सा था। लेकिन वह मरना भी नहीं चाहता था, इसलिए वह इस शक्तिशाली महिला को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा सकता था। यह देखकर कि यान फेई चुप रहा और जाने को तैयार नहीं था, गोरी औरत ने संतुष्ट मुस्कान बिखेरी। वह जमीन से उठी और यान फेई पर टूट पड़ी और सीधा उसकी छाती पर मुक्का मारा। यान फेई ने अपनी छाती के सामने हाथ रखकर उसे रोक लिया। जब गोरी महिला का मुक्का उसके हाथों पर लगा तो वह बहुत दूर जा गिरा, लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरा और उसके पूरे शरीर में सुन्नपन महसूस हुआ। यान फेई ने जल्दी से अपने शरीर को रगड़ा और उसकी जबरदस्त रिकवरी क्षमताओं ने उसे फिर से चलने के लिए तैयार कर दिया। गोरी महिला ने यान फेई को फिर से सुरक्षित देखकर उसकी आंखों में आश्चर्य के भाव दिखाए और वह उस पर फिर से हमला करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अचानक यान फेई मुड़ा और जंगल की पहाड़ी की ओर भाग गया। गोरी महिला अचंभित थी, उसने अपनी पीठ पर पड़ी वस्तु को नष्ट करने की हिम्मत नहीं की और पिकअप ट्रक को छोड़कर यान फेई का पीछा किया। यान फेई को अभी अभी मामले की असल बात समझ में आई थी। चूंकि गोरी सुंदरी जंग लगे गिया चुराने आई थी तो वह उसके भी काम का होगा, तो वह उसे इतनी आसानी से क्यों नष्ट करेगी। उसे मौत के मुकाबले में धकेलने के लिए गिया नष्ट करने की उसकी धमकी उसे अपनी ताकत से मारने की एक चाल थी। मौजूदा शक्ति संतुलन को देखते हुए अगर यान फेई उस महिला से उलझता तो उसके हारने की संभावना 10 में से 8 या 9 थी और वह अपनी जान भी जोखिम में डाल सकता था। फिर जंग लगे गिया को अपने लिए हासिल करने का क्या मतलब था। असल बात समझकर यान फेई मुड़ा और भाग गया। और हाँ, यान फेई के उकसावे में आकर उस महिला ने जंग लगे हिस्से को नष्ट नहीं किया बल्कि उसका पीछा किया। यान फेई गोरी औरत जितना ताकतवर तो नहीं था लेकिन थोड़ा तेज जरूर था, इसलिए जब वह दौड़ने के लिए मुड़ा तो गोरी औरत कुछ देर तक उसे पकड़ नहीं पाए। दोनों रात के आसमान में दौड़ते रहे लेकिन उनके बीच की दूरी बढ़ती ही गई। गोरी महिला यान फेई को पकड़ पाने में असमर्थ अचानक जमीन से एक बड़ा पत्थर उछाल कर फेंक दिया। कम से कम 100 पाउंड वजन का ये पत्थर यान फेई की ओर तेजी से उछला। चौंक कर यान फेई बार बार चकमा देने लगा क्योंकि पत्थर जमीन से टकराया और धुएं का एक बादल उठा। लेकिन इस छलावे ने यान फेई की गति धीमी कर दी और गोरी महिला ने तेजी से उन्हें पकड़ लिया, जिससे उनके बीच की दूरी कम हो गई। यान फेई चौंक गया और अपनी दौड़ तेज करने को तैयार हुआ, लेकिन पीछे से एक और पत्थर उछलता हुआ आया। वह फिर से चकमा देने लगा और उसकी दौड़ने की गति एक बार फिर प्रभावित हुई, जिससे वह महिला और भी करीब आ गई। कुछ ऐसी ही झड़पों के बाद उनके बीच की दूरी चिंताजनक रूप से कम हो गई। तभी गोरी औरत ने यान फेई को पकड़ लिया और उसका हाथ पकड़ लिया, उसे जोर से खींचने के लिए तैयार। यान फेई ने जवाब में पीछे की ओर सिर से वार किया, जिससे गोरी औरत का सीना सीधा जा लगा। गोरी औरत ने घुरघुराहट की, जल्दी से अपना हाथ जो यान फेई का हाथ पकड़े हुए था वापस खींच लिया और उसकी पीठ पर जोरदार थप्पड़ मारा। यान फेई कुछ दूर उड़ गया, जमीन पर लुढ़का, उठा और दौड़ना जारी रखा, लेकिन उसकी गति अब और भी बेतरतीब हो गई थी, उसमें पहले जैसी फुर्ती नहीं थी। यान फेई के सिर पर वार से घायल गोरी महिला को भी सीने में भारीपन महसूस हुआ और उसे चोटें भी आईं। लेकिन आगे यान फेई के लड़खड़ाते कदमों को देखकर वह खुश हो गई और जल्दी से उसका पीछा करने लगी।
वे दोनों, एक भाग रहा था और दूसरा पीछा कर रहा था, कभी कभी आपस में भिड़ जाते थे, जिससे हर बार यान फेई और गोरी महिला दोनों की हालत और भी खराब हो जाती थी और यान फेई को ज्यादा गंभीर चोटें आती थीं। हालांकि यान फेई की रिकवरी क्षमता अद्भुत थी। बार बार चोट लगने के बावजूद उसकी तेजी से ठीक होने की क्षमता के कारण उसकी गति कम नहीं हुई। गोरी औरत भी कई बार घायल हुई, लेकिन चूंकि उसकी ताकत यान फेई से ज्यादा थी, इसलिए उसने उसका कड़ा पीछा किया, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाए। उसके और यान फेई के बीच हमेशा एक दूरी रही। इस तरह दोनों तेजी से दक्षिण की ओर भाग निकले। 1 घंटे से भी ज्यादा समय बाद वे नैरोबी को बहुत पीछे छोड़कर केन्या और तंजानिया की सीमा पर पहुंच गए, जहां से कुछ ही दूरी पर अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो दिखाई दे रही थी। यान फेई, जो पहले केन्या में एक पर्यटक होने का नाटक कर रहा था, ने भी केन्याई पर्यटन स्थलों को ऑनलाइन ब्राउज किया था और स्वाभाविक रूप से आगे बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखला को पहचान लिया था। उसे क्या पता था कि उनकी अथक दौड़ उन्हें अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी की तलहटी तक ले आई है। इस समय तक यान फेई गंभीर रूप से घायल हो चुका था, जबकि उसके पीछे खड़ी गोरी महिला भी घायल हो गई थी, लेकिन उतनी गंभीर नहीं। इसलिए वह यान फेई को मारने और सैम से बदला लेने की कसम खाते हुए उसका लगातार पीछा करती रही। यान फेई ने अपने दांत पीसते हुए, अपनी चोटों को दबाते हुए किलिमंजारो की चोटी की ओर दौड़ लगा दी और गोरी महिला लगातार उसका पीछा कर रही थी। 1 घंटे से ज्यादा दौड़ने और लगातार चोटों के बाद यान फेई की सहनशक्ति कमजोर पड़ने लगी थी। लेकिन जब उसे लगा कि अब वह और नहीं दौड़ सकता, तभी उसके शरीर की रहस्यमयी शक्ति प्रकट हुई और किसी तरह तेजी से उसकी स्फूर्ति वापस आ गई। लंबे समय तक पीछा करने से निराश गोरी महिला ने दहाड़ते हुए यान फेई पर एक बड़ा पत्थर फेंका। यान फेई बाल बाल बच गया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि असली निशाना वह नहीं, बल्कि ढलान पर बीचों बीच एक ढीला ढाला पत्थर था। पत्थर से टकराने पर वह बड़ा पत्थर अचानक ढीला पड़ गया और पहाड़ से लुढ़ककर सीधे यान फेई के रास्ते में आ गया। आगे एक विशाल पत्थर और पीछे एक पीछा करने वाला। यान फेई घबराया नहीं। वह अचानक उछला, ऊंचा उठा और अपने बगल वाली चट्टान से नीचे कूद गया। यान फेई को चट्टान से छलांग लगाते देख गोरी सुंदरी चौंक गई और दौड़कर देखने लगी। तभी उसने देखा कि चट्टान के नीचे यान फेई एक बेल को खींचकर बंदर की तरह झूल रहा था। पता चला कि एन मौके पर यान फेई ने चट्टान के किनारे बेलों को देख लिया था और तुरंत नीचे कूदकर झूलने लगा। गोरी सुंदरी उसके पीछे पीछे चट्टान से कूद पड़ी। उसने एक और बेल पकड़ी और यान फेई की दिशा में झूल गई। जैसे ही यान फेई राहत महसूस कर रहा था, उसने देखा कि गोरी सुंदरी असल में उसका पीछा कर रही थी। उसने तुरंत बेल छोड़ दी, कलाबाजी करते हुए आगे की ओर उछली, आगे की एक और बेल पकड़ ली और आगे की ओर उड़ती रही। सही सामग्री फ्री एबनो VALC ओम पर उपलब्ध है। यान फेई मन ही मन कुछ असहाय महसूस कर रहा था, क्योंकि इस गोरी सुंदरी को झटकना बहुत मुश्किल था। वह उसे न तो हरा सकता था और न ही उससे बच सकता था, जो बेहद निराशाजनक था। उसका ड्रोन अवतार इस स्थान की ओर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी ड्रोन के आने में कुछ समय लगेगा। उसे विश्वास था कि ड्रोन के आते ही वह इस गोरी सुंदरी को मार सकता है। हालांकि उससे पहले वह बहुत खतरे में होगा। जैसे ही यान फेई 8वीं बार बैले बदल रहा था, उसने देखा कि गोरी सुंदरी ने अचानक अपनी बेल छोड़ दी, अपने हाथ फैलाकर हवा में ऊंची छलांग लगाई, हवा के विपरीत दिशा में सरकती हुई और फिर यान फेई के सिर के ऊपर से उड़ गई। जैसे ही वह यान फेई के सिर के ऊपर से उड़ी, उसके हाथ से निकली ठंडी रोशनी ने यान फेई को अचानक अपनी पकड़ ढीली पड़ती महसूस कराई और बिना किसी सहारे के उसका शरीर नीचे खाई में गिरने लगा। पता चला कि उस गोरी सुंदरी ने एक आश्चर्यजनक चाल चली और आखिरकार यान फेई को पकड़ ही लिया। सही समय पर उसने अपने हाथ में आए खंजर से यान फेई की बेल काट दी, जिससे यान फेई के पास पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा और वह सीधा नीचे गिर पड़ा। वह आगे बढ़ती रही, एक और बेल पकड़ी, कुछ बार झूली, फिर रुकी और नीचे देखा। यान फेई हवा में गिरते हुए भी घबराया नहीं। स्थिति जितनी ज्यादा खतरनाक होती, उसे उतना ही ज्यादा शांत रहने की जरूरत होती। सिर्फ संयम से ही मौत से बचने का मौका मिल सकता था और घबराहट एक मौका चूकने का कारण बन सकती थी, जिससे अंततः पतन हो सकता था। तेजी से गिरते हुए और भारहीन अवस्था में यान फेई का शरीर इस हद तक प्रशिक्षित हो चुका था कि वह अर्जित शिखर से बस एक कदम की दूरी पर था, इसलिए वह अभी भी हवा में स्वतंत्र रूप से गति कर पा रहा था। उसने चारों ओर किसी भी जीवन शक्ति की तलाश की। तभी उसने देखा कि उसके नीचे चट्टान पर एक विशाल वृक्ष उग रहा था,
जिसकी शाखाएं और पत्तियां हरी भरी थीं, मानो किसी खुली छतरी ने एक विशाल स्थान को ढक रखा हो। यान फेई बहुत खुश हुआ। उसने हवा में कई बार उछल कूद की और पेड़ से दूरी कम करने में कामयाब रहा। आखिरकार वह उस विशाल पेड़ के पास पहुंचा, उससे लटकी एक बेल को पकड़ा, जोर से झूला और फिर पेड़ पर स्थिर होकर उतरा। यान फेई पेड़ के तने पर खड़ा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसकी पीठ ठंडे पसीने से तर हो रही थी और उसे बात के डर की लहरें महसूस हो रही थीं। उसकी पूरी भागने की प्रक्रिया बेहद खतरनाक थी। किसी भी कदम में कोई भी लापरवाही या चूक उसकी भयानक मौत का कारण बन सकती थी। सौभाग्य से कई लड़ाइयों और मौत के साथ करीबी मुठभेड़ों से मजबूत होकर उसकी मानसिक शक्ति जबरदस्त थी, जिससे वह निश्चित मृत्यु के बीच भी जीवित रहने का रास्ता खोज सका। आसमान में गोरी सुंदरी ने पहले तो सोचा कि यान फेई का अंत हो गया है, लेकिन उसके अविश्वास के बावजूद यान फेई चमत्कारिक रूप से बच गई और मौत से बच गई। इस प्रकार बिना किसी हिचकिचाहट के उसने बेल पर से अपनी पकड़ छोड़ दी और नीचे बड़े पेड़ की ओर गिर पड़ी। यान फी खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था, तभी उसने ऊपर से उस गोरी सुंदरी को उसका पीछा करते देखा, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया। ये औरत पागल थी, अब भी वह उसे मारना चाहती थी। क्या हो सकता है कि वह सैम की रखैल हो और उसे मारकर उसका बदला लेने पर आमादा हो। बहरहाल यान फेई के लिए यह एक बेहतरीन मौका था। उसने यूं ही पेड़ से एक मोटी टहनी तोड़ ली और हवा में गिरती गोरी सुंदरी पर वार करने का इरादा किया। लेकिन तभी उसके पीछे एक तेज हवा चलने लगी। हैरान होकर यान फेई ने टहनी को पीछे की ओर झटका और उसे एक जोरदार झटका लगा। उसकी टहनी टूटकर दूर जा गिरी और वह कई कदम लड़खड़ाकर खुद को संभालने की कोशिश करने लगा, लगभग खाई में गिर गया। उसने मुड़कर देखा तो उसके पीछे टहनी पर एक विशालकाय गोरिल्ला खड़ा था, जो गुस्से से दहाड़ते हुए अपनी छाती पीट रहा था। उसकी रक्त लाल आंखें यान फेई पर टिकी थीं। एक विशाल गोरिल्ला द्वारा घूरे जाने के कारण यान फेई ने एक भी मांसपेशी हिलाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि अचानक कोई भी हरकत गोरिल्ला के हिंसक हमले को भड़का देगी। तभी गोरी सुंदरी बड़े पेड़ पर गिर पड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, एक जोरदार गर्जना हुई और अंधेरे से एक विशाल हाथ निकला और उसकी ओर थप्पड़ मारने लगा। गोरी सुंदरी इतनी धीमी थी कि बच नहीं पाए और हाथ से टकरा गई। वह चट्टान से टकराते ही चीख पड़ी और फिर पेड़ पर गिर पड़ी, एक शाखा पर निश्चल पड़ी रही। यान फेई की पलकें झपक गईं जब उसने पेड़ के अंधेरे से एक और विशाल चिंपांजी को निकलते देखा। इस चिंपांजी ने उस गोरी सुंदरी पर चुपके से हमला किया था जब वह गिर रही थी, और शायद उसे या तो मार डाला था या बेहोश कर दिया था। लेकिन उसके सामने खड़ा चिंपांजी भी कोई छोटी चुनौती नहीं था। वह यान फेई को बुरी नजर से घूर रहा था और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। जैसे ही यान फेई उस चिंपांजी के साथ जिंदगी मौत की जंग के लिए तैयार हुआ, पेड़ पर निश्चल पड़ी गोरी सुंदरी अचानक उछल पड़ी। उसके हाथ में एक ठंडी रोशनी चमक रही थी। उसने हमलावर चिंपांजी की गर्दन पर वार कर दिया। गोरी सुंदरी के वार से चिंपांजी बुरी तरह घायल हो गया। उसने अपना गला पकड़ लिया और दर्द से कराहने लगा। यान फेई के सामने खड़ा चिंपांजी सदमे में आ गया और तुरंत यान फेई का पीछा छोड़कर अपने गंभीर रूप से घायल साथी की ओर दौड़ पड़ा। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। गंभीर रूप से घायल चिंपांजी की आंखों की रोशनी तुरंत चली गई। उसका शरीर टहनी पर निढाल होकर फिसल गया और फिर नीचे खाई में गिर गया। पीछा कर रहे चिंपांजी ने अपने साथी को चट्टान से गिरते देखा और तुरंत क्रोधित हो गया। उसने एक भयंकर दहाड़ के साथ दोनों हाथों से अपनी छाती पीट ली और फिर सुनहरे बालों वाली महिला पर झपटा और अपनी भारी हथेली से उसे जोर से मारा। सुनहरे बालों वाली महिला चिंपांजी के पिछले हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक चिंपांजी को मार गिराया, लेकिन उसकी सहनशक्ति तेजी से कम होती जा रही थी। अब इस चिंपांजी के दबाव में वह समय रहते बच नहीं पाए। उस पर विशाल हथेली का प्रहार हुआ, उसकी एक तेज चीख निकली और वह दूर उड़ गई। जैसे ही चिंपांजी सुनहरे बालों वाली महिला का पीछा करने के लिए आगे बढ़ी, उसे जानलेवा वार करने के इरादे से अंधेरे रात के आसमान में अचानक सूरज की रोशनी की एक चमकदार चमक दिखाई दी। चिंपांजी की आंखें उस चमक से तुरंत अंधी हो गईं और वह सुनहरे बालों वाली महिला को पहचान नहीं पाए। वह तेजी से अंधी चिंपांजी के पास गई और अपना खंजर उसके गले पर तान दिया, जिससे उसकी श्वास नली फट गई और दूसरा चिंपांजी भी मर गया। सुनहरे बालों वाली महिला ने उस नाजुक पल में अपने पास मौजूद एकमात्र चीज का इस्तेमाल किया, एक फ्लैश ग्रेनेड। गुस्से से आग बबूला चिंपांजी महिला पर ध्यान केंद्रित कर रहा था।
अचानक फ्लैश ग्रेनेड की चपेट में आ गया और तुरंत अंधा हो गया। सुनहरे बालों वाली महिला ने आसानी से उसका गला काट दिया। दूर एक पेड़ के तने पर अपनी उत्कृष्ट दृष्टि से बैठे यान फेई को जब सुनहरे बालों वाली महिला को कुछ फेंकते देखा तो उसे परेशानी का आभास हो गया। वह जल्दी से झुक गया और सौभाग्य से फ्लैश ग्रेनेड के हमले से बच गया। सुनहरे बालों वाली उस महिला ने अपनी वीरता से एक और चिंपांजी को मार गिराया था, लेकिन वह फिर से घायल हो गई, जिससे उसकी ताकत 10% से भी कम रह गई। जब उसने यान फेई को खड़े होकर अपनी ओर देखते देखा तो वह चौंक गई। उसे अचानक याद आया कि अब वह बुरी तरह घायल हो चुकी है और यान फेई का मुकाबला नहीं कर सकती। उसने पल भर में फैसला लिया, पेड़ से छलांग लगाए और उससे लटकी लताओं का सहारा लेकर दूर चली गई। यान फेई अब भी सुनहरे बालों वाली औरत से जंग लगे उपकरण लेना चाहता था। अब उसकी ताकत में बदलाव देखकर वह तुरंत उसका पीछा करने लगा, लेकिन तभी उसे पेड़ के नीचे से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वह झिझका नीचे देखा तो पेड़ की शाखाओं के बीच की दरारों से एक छोटी सी काली आकृति कांपती हुई फुसफुसाती हुई दिखाई दी। गौर से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह एक छोटा चिंपांजी था। यान फेई ने गौर से देखा और पाया कि पेड़ पर एक छोटा सा ट्री हाउस था, जो अपने आकार के हिसाब से चिंपांजियों का था। अभी अभी मरे 2 चिंपांजी जरूर इस ट्री हाउस के मालिक थे और वह छोटा चिंपांजी जरूर उनका बच्चा होगा। यान फेई और सुनहरे बालों वाली महिला ने अनजाने में चिंपांजी के इलाके में घुसपैठ कर ली थी, जिसकी वजह से चिंपांजी ने उन पर हमला कर दिया था। लेकिन चिंपांजी को यह अंदाजा नहीं था कि न तो यान फेई और न ही सुनहरे बालों वाली महिला कोई आम इंसान थे। उन्होंने इन हमलावरों को खत्म करने की उम्मीद की थी, लेकिन सुनहरे बालों वाली महिला के खंजर के हाथों उनकी मौत हो गई। युवा चिंपांजी ने निश्चित रूप से अपने माता पिता को सुनहरे बालों वाली महिला द्वारा मारे जाते हुए देखा था, इसलिए वह दुख से कराह रहा था। यान फेई ने उस युवा चिंपांजी को देखकर उसे बेहद दयनीय महसूस किया। हालांकि उसके माता पिता सुनहरे बालों वाली महिला के हाथों मारे गए थे, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह उनके घोंसले में घुस आया था, वे बस अपनी रक्षा कर रहे थे। इसके अलावा दोनों चिंपांजी सुनहरे बालों वाली महिला को घायल करने और उसे भागने पर मजबूर करने में कामयाब रहे थे, जिससे उसे स्थिति बदलने का मौका मिल गया। इसलिए एक तरह से दोनों चिंपांजी ने उस पर एहसान किया था। सही सामग्री frey.ubn oval com पर देखें। इसलिए उस नन्हे चिंपांजी को देखकर यान फेई के मन में दया उमड़ आए और वह उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सका। वह नन्हा चिंपांजी बहुत छोटा लग रहा था, शायद अभी तक दूध छुड़ाया नहीं था। अगर उसने उसकी देखभाल नहीं की, उसे यहाँ अकेला छोड़ दिया, तो वह निस्संदेह मर जाएगा। इसलिए यान फेई ने यूनिवर्सल स्पेस से एक बैग निकाला, युवा चिंपांजी को उठाया, उसे अंदर रखा, केवल उसका सिर बाहर निकला हुआ था, और बेलों का उपयोग करते हुए पेड़ से नीचे उतरा, उस दिशा का अनुसरण करते हुए जिसमें सुनहरे बालों वाली महिला गायब हो गई थी। यान फेई अंधेरी रात में बहुत आगे तक देख सकता था, क्योंकि उसे सुनहरे बालों वाली औरत की दिशा का अंदाजा हो चुका था। उसने एक बेल पकड़ी और उसका पीछा करने लगा। कुछ ही देर में उसे पहाड़ के बीचों बीच एक बड़े पेड़ पर सुनहरे बालों वाली औरत की एक आकृति दिखाई दी। वह वहां दुबकी हुई थी, अपने कपड़ों के टुकड़े फाड़कर अपने जख्मों पर पट्टी बांध रही थी। लग रहा था कि चिंपांजी के हमले से लगी उसकी चोटें हल्की नहीं थीं। जैसे ही सुनहरे बालों वाली महिला ने यान फेई को अपने पीछे आते देखा, वह तुरंत उठ खड़ी हुई, पास की लताओं को पकड़ लिया और आगे की ओर भागी। यान फेई ने भी जल्दी से उसका पीछा किया। इस प्रकार स्थिति उलट गई थी। यान फेई, जो मूल रूप से शिकार था, अब सुनहरे बालों वाली महिला का पीछा कर रहा था, जो पहले शिकारी थी। यान फेई की अद्भुत शारीरिक रिकवरी ने उसकी ताकत को तेजी से बढ़ाने में मदद की, जबकि सुनहरे बालों वाली महिला, जो बुरी तरह घायल थी और जिसकी सहनशक्ति तेजी से कम हो रही थी, के पास जल्दी ठीक होने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी ताकत काफी कम हो गई थी और वह अब यान फेई का मुकाबला नहीं कर सकती थी। यान फेई को पास आते देख सुनहरे बालों वाली महिला को एहसास हुआ कि अब भागना बेकार है, इसलिए वह भागी नहीं। वह वहीं खड़ी रही और पीछे मुड़कर यान फेई को देखने लगी। यान फेई ने सुनहरे बालों वाली उस महिला को पकड़ लिया और बिना किसी देरी के हमला करने की तैयारी कर ली। तभी उसने उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान देखी और उसके दिल में अचानक एक भयानक खतरे का एहसास उमड़ पड़ा। तभी आसमान से एक तेज गर्जना हुई, जैसे एक लड़ाकू विमान पहाड़ की चोटी के ऊपर से प्रकट हुआ और उसकी ओर गोता लगाने लगा। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। यान फेई लड़ाकू विमान के अचानक प्रकट होने से अचंभित रह गया।
फिर उसने देखा कि विमान उसकी ओर तेजी से आ रहा है। उसके पेट से अचानक एक लपट निकल रही है और आग की एक लपट सीधे उसकी ओर आ रही है। उसे तुरंत एहसास हुआ कि लड़ाकू विमान ने उस पर मिसाइल हमला कर दिया है। इस पूरे समय यान फेई ही दूसरों पर मिसाइल हमले करने के लिए ड्रोन नियंत्रित कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि हालात बदल जाएंगे और उसे खुद इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। आती हुई मिसाइल अविश्वसनीय रूप से तेज थी। हालांकि वह हवा में एक गोलाकार गति में उड़ रही थी, फिर भी वह यानफेई पर पूरी तरह से टिकी हुई थी और तेज गति से उसकी दिशा में दौड़ी। यानफेई मिसाइलों की ताकत जानता था। हालांकि वह ताकतवर था, लेकिन मिसाइल हमले के सामने वह बेहद कमजोर था और उसे झेल नहीं पा रहा था। उसने जल्दी से अपने आसपास का जायजा लिया और दृढ़ता से उस गोरी औरत को जाने दिया। फिर वह पीछे झुका और बड़े पेड़ से कूद गया और तेज रफ्तार से नीचे जमीन पर सिर के बल गिरा। मिसाइल ऊपर बड़े पेड़ के पास से गुजरी और जैसी कि उम्मीद थी, वहां खड़ी गोरी औरत पर हमला नहीं किया। इसके बजाय वह यानफेई का पीछा करने लगी, जो तेजी से नीचे उतर रही थी। वह उसे पकड़ने ही वाली थी। fraiwebnov.l.com। तभी यानफेई तेजी से नीचे चट्टान पर उगे एक बड़े पेड़ के बीच से गुजरा। हालांकि उसकी शाखाओं ने उसे चारों तरफ खरोंच दिया था, फिर भी वह पेड़ के बीच से निकलकर नीचे गिरता रहा। मिसाइल यानफेई का पीछा करते हुए बड़े पेड़ से बचने के लिए उसके बहुत करीब पहुंच गई, शाखाओं से टकराए और फट गई, जिससे विशाल पेड़ अपने प्रचंड बल से पूरी तरह नष्ट हो गया। फिर प्रभाव नीचे की ओर फैल गया, यानफेई से टकराया और वह और भी तेजी से नीचे गिर गया। यानफेई ने तुरंत माहौल का जायजा लिया और सटीक गणना करके मिसाइल हमले को रोकने के लिए बड़े पेड़ का इस्तेमाल किया और बाल बाल बच गया। हालांकि यानफेई अभी भी बहुत मुश्किल स्थिति में था और खतरे में था। यानफेई द्वारा पहली मिसाइल को चकमा देते देख लड़ाकू विमान ने एक और मिसाइल दागी। यह मिसाइल यानफेई की ओर उड़ी और उसे ही मारने वाली थी। जैसे जैसे वह तेजी से नीचे गिरता गया, उसकी गति बढ़ती गई। यानफेई ने अचानक कलाबाजी मारी और पास की एक बेल को पकड़कर दूर जा गिरा। मिसाइल समय पर बच न सकी, पास की चट्टान से टकराकर फट गई, जिससे उसमें एक बड़ा छेद हो गया। जैसे ही बेल पीछे की ओर झुकी, यानफेई ने अपनी पकड़ ढीली की और मिसाइल से बने गड्ढे में कूद गया। ये गड्ढा पहले मौजूद नहीं था, यह मिसाइल के विस्फोट से बना था और अब यानफेई को छिपने के लिए एक सुविधाजनक जगह मिल गई थी। यानफेई ने अभी अभी अपने हमलावर को पहचाना था। वह लड़ाकू विमान वही जाना पहचाना F-16 था, जिस पर अमेरिकी वायुसेना का चिन्ह बना था, जो दर्शाता था कि वह अमेरिकी वायुसेना का था। उसका अमेरिकी सेना से कोई झगड़ा नहीं था, तो फिर वे उस पर हमला क्यों कर रहे थे? क्या हो सकता है कि वह गोरी महिला अमेरिकी सेना से जुड़ी हो और उसने ही वह F-16 लड़ाकू विमान मंगवाया हो? अमेरिकी वायुसेना का F-16 यानफेई पर 2 मिसाइलें दागने में नाकाम रहने के बाद फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन यानफेई चतुराई से F-16 की पहुंच से दूर गुफा में छिप गया। गुफा घुप्पर अंधेरी और विशाल प्रतीत हो रही थी। बेतरतीब ढंग से मिसाइलें दागने से यानफेई को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि F-16 का गोला बारूद ही बर्बाद होता। इसलिए यानफेई गुफा में छिपकर बाहर का नजारा देख रहा था। उसने देखा कि अमेरिकी वायुसेना का F-16 विमान चक्कर लगा रहा है और कोई मिसाइल नहीं दाग रहा। 5 मिनट बाद फिर से तेज गर्जनाएं गूंजी जब 3 विशाल चिनूक परिवहन हेलीकॉप्टर पहाड़ की चोटी पर दिखाई दिए और गोरी महिला के स्थान की ओर बढ़े, उसके ऊपर मंडराते हुए। चिनूक परिवहन हेलीकॉप्टरों के दरवाजे खुल गए और रस्सियां नीचे उतार दी गईं। पूरी तरह से हथियारों से लैस अमेरिकी सैनिक तेजी से रस्सियां नीचे उतारने लगे। कुछ ही देर बाद तीनों चिनूक विमानों से 100 से ज्यादा सैनिक उतर गए। अमेरिकी सेना की यह टुकड़ी तेजी से इकट्ठी हुई और पेड़ पर बैठी गोरी महिला को ढूंढ निकाला। अमेरिकी कमांडर ने उसे सम्मानपूर्वक सलामी दी और उसने भी उसका जवाब दिया। फिर दोनों के बीच कुछ शब्दों का आदान प्रदान हुआ। फ्रे अ वेब एन ओवल सियोम। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कुछ मतभेद थे, लेकिन आखिरकार कमांडर ने गोरी महिला की बात मान ली। उसने अपने सैनिकों को इशारा किया, जो फिर फैल गए और नीचे ढलान पर छानबीन करने लगे। ऐसा लग रहा था कि उनका लक्ष्य यानफेई को ढूंढना था, या तो उसे मारना था या उसे पकड़ना था। इस बीच चिनूक परिवहन हेलीकॉप्टर उतरे नहीं, बल्कि बिना रुके ऊपर मंडराते रहे। अचानक यानफेई की हालत बहुत बिगड़ गई। अमेरिकी वायुसेना का एक F-16 विमान आसमान में चक्कर लगा रहा था। अगर वह अपना चेहरा दिखाता तो उस पर मिसाइलों का हमला हो जाता।
जमीन पर अमेरिकी सेना का एक बड़ा दल आ पहुंचा था। भारी हथियारों से लैस ये सैनिक यान फेई की तलाश में लग गए। अगर वे उसे ढूंढ लेते तो हमला करना तय था। हालांकि यान फेई बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह आग्नेयास्त्रों के हमलों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इसलिए अगर अमेरिकी सेना के जवानों को यान फेई मिल गया तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। यान फेई को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि गोरी औरत थोड़ी राहत पाकर अपने जख्मों को भरने लगी और फिर से उसकी तलाश में जुट गई। उसके मौजूद होने से यान फेई की कई तरकीबें नाकाम हो जाती। यान फेई उस गुफा में छिपा हुआ था जिसे एक F-16 मिसाइल ने खोदकर बनाया था। हालांकि अंदर का स्थान विशाल और घोर अंधकार में था, जिसकी गहराई दिखाई नहीं दे रही थी, फिर भी वह धुंधलेपन से देख पा रहा था कि अंदर कई और गुफाएं हैं। ऐसा लग रहा था कि यह शुरू से ही एक प्राकृतिक गुफा थी, जो केवल चट्टान की एक पतली परत के कारण अनदेखी थी, जो अब मिसाइल के विस्फोट के कारण दिन के उजाले में आ गई थी। यान फेई के लिए वर्तमान परिस्थितियां प्रतिकूल थीं और वह लगातार अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। हालांकि उसकी प्रवृत्ति इन गुफाओं से होकर भागने की थी, जिनका गंतव्य अज्ञात था, फिर भी उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव था और उसने गुफाओं से होकर भागने का विकल्प नहीं चुना। यान फेई ने अपना बैग उतारा और उस छोटे चिंपांजी को धीरे से जमीन पर लिटा दिया। चिंपांजी बहुत भाग्यशाली था, क्योंकि जंगल में भागते हुए भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बस तेज ढलान ने उसे डरा दिया था। यान फेई ने यूनिवर्सल स्पेस खोला और कुछ खाना निकाला, जो उसने चिंपांजी के सामने रख दिया। उसने खाना खोला और कहा, छोटी चिंपांजी, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे माता पिता मारे गए। मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन अभी मेरे पास बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं तुम्हें अभी यहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि अभी यही सबसे सुरक्षित जगह है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं अपना काम पूरा करने के बाद तुम्हें ढूंढने वापस आऊंगा। चिंपांजी ने यान फेई की तरफ देखा, फिर जमीन पर पड़े खाने के ढेर की तरफ, और ये या जैसी आवाजें निकाल रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से यान फेई जानवरों की भाषा नहीं समझ पा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाह रहा है। वह बस चिंपांजी के सिर पर थपथपाकर उसे दिलासा दे सका और फिर गुफा से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। F-16 लड़ाकू विमान अभी भी आसमान में गश्त कर रहे थे और जमीन पर तैनात अमेरिकी सेना उस गुफा के पास पहुंचने ही वाली थी जहां यानफी थी। उसी समय एक और F-16 लड़ाकू विमान अचानक आसमान में दिखाई दिया। दोनों लड़ाकू विमानों ने मिलकर दो विमानों का एक समूह बनाया, जो नीचे अमेरिकी सैनिकों के अभियान के लिए हवाई सहायता प्रदान कर रहा था। 2 मिनट बाद दूर एक पहाड़ी की चोटी पर अचानक एक अजीबोगरीब दिखने वाला हवाई जहाज दिखाई दिया। हालांकि यह हवाई जहाज पहाड़ी की चोटी के पास ही उड़ रहा था, लेकिन अमेरिकी सेना के F-16 लड़ाकू विमान के रडार ने इसे तुरंत पकड़ लिया और फिर लड़ाकू विमान के पायलट ने भी नंगी आंखों से इस अजीबोगरीब हवाई जहाज को देख लिया। जिस लड़ाकू विमान ने हमला किया था उसके पायलट ने संचार चैनल पर कहा, काल, क्या तुम आगे विमान देख रहे हो? अगले F-16 लड़ाकू विमान के पायलट काल ने जवाब दिया, जेरी, मैं इसे देख रहा हूं। ये हमारे प्रीडेटर ड्रोन जैसा ही दिखता है, लेकिन इस पर कोई पेंट क्यों नहीं है? पिछले पायलट जेरी ने कहा, यह मूलतः एक प्रीडेटर ड्रोन है। कौन जाने इस पर कोई पेंट क्यों नहीं है? हो सकता है कि यह हमारे विशेष बलों में से एक हो जो यहाँ कोई विशेष मिशन अंजाम दे रहा हो। वे शायद इसे गुप्त रखने के लिए अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते। काल ने जवाब दिया, जब तक आप अंधे नहीं हैं, आप आकृति से बता सकते हैं कि यह हमारा है। वे अभी भी अपनी पहचान छिपाना चाहते हैं। ये वास्तव में अपना सिर छुपाना और अपनी पूंछ उजागर करना है। जेरी ने कहा, इसकी चिंता मत करो। चलो आज का अपना काम पूरा करते हैं और वापस आकर अपने वरिष्ठों को इसकी सूचना देते हैं। उन्हें तय करने दो कि क्या करना है। जब दोनों पायलट यूं ही बातें कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक प्रीडेटर ड्रोन तेजी से उनकी ओर आ रहा है। बहुत जल्दी प्रीडेटर ड्रोन ने अपने और जेरी के आगे चल रहे F-16 के बीच की दूरी को घटाकर सिर्फ 2 किलोमीटर कर दिया। जेरी को शक हुआ और उसने तुरंत सैन्य चैनल के जरिए दूसरे पक्ष से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जेरी और काल बेचैन होने लगे। तभी उन्होंने ड्रोन के पेट से आग की लपटें निकलती देखीं और अचानक 2 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागीं, जिनमें से प्रत्येक ने एक F-16 लड़ाकू विमान को निशाना बनाया। जैसे ही ऑनबोर्ड रडार से अलार्म बजा, जेरी और काल अचंभित हो गए और सहज रूप से बचने के लिए उन्होंने चालें चल दी। इस महत्वपूर्ण क्षण में यान फेई का ड्रोन अवतार आखिरकार आ पहुंचा।
इसके प्रीडेटर ड्रोन रूप ने अमेरिकी सेना के पायलटों को सफलतापूर्वक धोखा दिया और उनकी आत्मसंतुष्टि में यह उनके करीब पहुंच गया और 2 F-16 लड़ाकू विमानों पर मिसाइल हमला कर दिया। क्वांटम रडार के मार्गदर्शन में 2 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों ने F-16 लड़ाकू विमानों पर हमला किया। जब F-16 विमान मिसाइलों से बचने और उनका ध्यान भटकाने के लिए नकली फ्लेयर्स तैनात करने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि ड्रोन में ब्लैक टेक्नोलॉजी क्वांटम रडार लगा होगा। रडार के लॉक के नीचे नकली फ्लेयर्स काम नहीं कर पाए और मिसाइलें फ्लेयर्स के प्रलोभन को दरकिनार करते हुए अपने असली निशाने की ओर बढ़ गईं। ड्रोन द्वारा प्रक्षेपित मिसाइलें M-92 थीं, जो कुख्यात स्टिंगर मिसाइलों के हवाई मॉडल हैं। इनकी अधिकतम उड़ान गति 2.2 मैक है और इनकी अधिकतम मारक क्षमता 10 किलोमीटर है। जेरी का लड़ाकू विमान ड्रोन से 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर था और इतनी कम दूरी पर वह अपने लड़ाकू विमान को उसकी अधिकतम गति 2.5 मैक तक नहीं पहुंचा सका। इसलिए वह M-92 मिसाइल हमले से बच नहीं सका, जिसकी अधिकतम गति 2.2 मैक थी। AIM-92 मिसाइल ने नकली फ्लेयर्स के धोखे को भेद दिया और अपने असली लक्ष्य की ओर उड़ गई। जेरी के F-16 पर मिसाइल लगते ही आसमान में आग की एक चमक उठी और वह बीच हवा में ही फट गया। सदमे में जेरी को बाहर निकलने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि वह और उसका F-16 नष्ट हो गए। ड्रोन के पहले हवाई युद्ध में अमेरिकी सेना के एक F-16 लड़ाकू विमान को नष्ट कर दिया गया, जिससे ड्रोन की शुरुआत सफल रही और यानफेई का आत्मविश्वास बढ़ा। काल का F-16 लड़ाकू विमान ड्रोन से 6 किलोमीटर दूर था जब उसे मिसाइल का पता चला और उसने बचने के लिए गति बढ़ानी शुरू कर दी। हालांकि उसके लड़ाकू विमान की उड़ान की गति अधिकतम 2.5 मैक तक नहीं पहुंची, लेकिन यह M-92 मिसाइल की 2.2 मैक से थोड़ी ही धीमी थी। M-92 मिसाइल कुछ ही देर में F-16 लड़ाकू विमान को पकड़ नहीं पाए और F-16 तेजी से 10 किलोमीटर की दूरी से आगे निकल गया। ड्रोन की M-92 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता केवल 10 किलोमीटर थी। इसलिए जैसे ही F-16 अधिकतम मारक क्षमता से बाहर निकला, F-16 लड़ाकू विमान का पीछा कर रही M-92 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल हवा में ही नष्ट हो गई। यानफेई के ड्रोन अवतार के अचानक प्रकट होने से लेकर 2 F-16 लड़ाकू विमानों पर अचानक हमला, एक F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराना और दूसरे F-16 लड़ाकू विमान का भाग जाना, ये सब 1-2 मिनट के अंदर ही हो गया। जमीन से देख रही अमेरिकी सेना तुरंत स्तब्ध रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके अपने ही ड्रोन उनके लड़ाकू विमानों पर हमला कर देंगे। अगर ड्रोन किसी वायरस से संक्रमित होते तो दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं कर पाते। क्या वे खुद पर ही हमला करने लगते? यानफेई के नियंत्रण में ड्रोन ने तेजी से एक दुश्मन के विमान को मार गिराया और दूसरे को भगा दिया, जिससे उसे एक बड़ी जीत हासिल हुई। विभिन्न बलों में मचे सदमे का फायदा उठाते हुए यानफेई ने ड्रोन की ऊंचाई बढ़ा दी और गोरी महिला के सिर के ऊपर मंडरा रहे चिनूक परिवहन हेलीकॉप्टर की ओर उड़ गया। तीनों चिनूक हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर चक्कर लगा रहे थे और जब उन्होंने ड्रोन को तेजी से भागते हुए देखा तो वे बुरी तरह डर गए। यानफेई ने 2 और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी, जो 2 चिनूक हेलीकॉप्टरों पर निशाना साधती थीं। हालांकि चिनूक हेलीकॉप्टरों में मजबूत परिवहन क्षमता का लाभ था, फिर भी उनका सार परिवहन हेलीकॉप्टरों का ही था, जिनमें लड़ाकू शक्ति नहीं थी और जो ड्रोन के मिसाइल हमले को चकमा देने में असमर्थ थे। अचानक रात के आकाश में 2 चिंगारियां चमक उठीं जब 2 चिनूक हेलीकॉप्टर मिसाइलों से टकराकर फट गए और अंदर बैठे पायलटों के बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। बाकी चिनूक हेलीकॉप्टर जल्दी ही भाग गए। जैसे ही स्थिति बिगड़ी, उन्होंने पूरी गति से उड़ान भरी और युद्ध क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया। यानफेई ने चिनूक हेलीकॉप्टर को भागते हुए देखा, लेकिन उनका पीछा नहीं किया और न ही हमला जारी रखा। इसके बजाय वे अमेरिकी सेना की स्थिति के ऊपर मंडराने लगे। भागा हुआ F-16 लड़ाकू विमान अभी भी सदमे में था, लेकिन काल को राहत तब मिली जब उसने ड्रोन को 4 मिसाइलें दागते देखा। एक अमेरिकी सेना के पायलट होने के नाते वह दुनिया भर के विभिन्न लड़ाकू विमानों, खासकर अमेरिकी सेना के प्रीडेटर ड्रोन के डेटा से अच्छी तरह वाकिफ था। वह अच्छी तरह जानता था कि प्रीडेटर ड्रोन केवल 4 मिसाइलें ही ले जा सकता है। मिसाइलों के अलावा प्रीडेटर के पास और कोई हथियार नहीं था। ड्रोन ने भागते हुए चिनूक का पीछा नहीं किया क्योंकि उसके गोला बारूद खत्म हो चुके थे और वह अब हमला नहीं कर सकता था, जैसे बिना दांतों वाला बाघ। इसी गहरे विश्वास ने काल नाम के पायलट को अपने F-16 लड़ाकू विमान में वापस उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया। ड्रोन से पहले डरकर भाग जाना शर्मनाक था। परंपरागत रूप से मानवयुक्त लड़ाकू विमानों और ड्रोन के बीच हवाई संघर्षों में ड्रोन हमेशा हारते रहे हैं,
और किसी ड्रोन द्वारा मानवयुक्त लड़ाकू विमान को गिराने का कोई उदाहरण नहीं है। और फिर भी उसके दोस्त जेरी के लड़ाकू विमान को इस ड्रोन ने अभी अभी गिराया था। जेरी को बाहर निकलने और बचने का मौका भी नहीं मिला, जबकि वह खुद भी डरकर दूर भाग गया था और पूरी तरह से अपनी बेइज्जती कर बैठा था। अब जब उसे एहसास हुआ कि ड्रोन का गोला बारूद खत्म हो गया है, तो काल अपने F-16 में आक्रामक रूप से वापस लौटा और ड्रोन पर मिसाइलों से हमला करने के इरादे से। यह न केवल अपने दोस्त का बदला लेने के लिए था, बल्कि अपनी अक्षमता को छिपाने और अपने साथियों के बीच मजाक का पात्र बनने से बचने के लिए भी था। जहां तक किसी भी मित्र सेना को संभावित रूप से घायल करने की बात है, बदला लेने के लिए आतुर कालब इस बारे में सोच भी नहीं रहा था। यान फेई ने आखिरी हेलीकॉप्टर पर हमला किए बिना ही उससे जाने दिया ताकि यह भ्रम पैदा हो कि उसके पास मिसाइलें खत्म हो गई हैं, जिससे भागता हुआ F-16 खुद ही वापस उड़ जाए। वह खुद F-16 को नहीं पकड़ सका क्योंकि वह धीमा था और मिसाइलें भी F-16 की अधिकतम गति तक नहीं पहुंच पा रही थीं। इसलिए एक बार F-16 भाग जाने के बाद वह उसके सामने शक्तिहीन हो गया। अगर F-16 भागता नहीं और दूर खड़ा रहकर यान फेई की आगे की गतिविधियों में दखल देता, तो यह एक बड़ी समस्या बन जाती। इसलिए उसने एक रणनीति बनाई जिसमें जानबूझकर कमजोरियां छोड़ी गईं ताकि F-16 को जाल में फंसाया जा सके। दरअसल F-16 ने इस बात पर यकीन कर लिया। वह बेपरवाही से पीछे की ओर उड़ गया और ड्रोन से 2 किलोमीटर की दूरी पर आकर ड्रोन पर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल दाग दी। ड्रोन मानो स्तब्ध हो गया हो, उसने कोई बचाव का प्रयास नहीं किया। इसके बजाय उसके पंखों पर लगे हथियार रखेल गए और 2 और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें F-16 की ओर दाग दी। F-3A वेब एन ओवल सी ओम। काल ड्रोन को मिसाइलें छोड़ते देख चौंक गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसमें अभी भी कोई मिसाइल बची है। वह जल्दी से मुड़ा, खतरनाक इलाके से निकलने के लिए उत्सुक। वह ड्रोन के पास सटीक हमला करने के लिए आया था, उसे खुद को खतरे में डालने की उम्मीद नहीं थी। दोनों ओर से दागी गई मिसाइलें हवा में तेजी से उड़ रही थीं और F-16 की मिसाइल ड्रोन पर लॉक होकर उसे निशाना बनाने ही वाली थी। निकट आ रहे F-16 के मिसाइल हमले का सामना करते हुए यान फेई न तो घबराया और न ही चकमा दिया, क्योंकि ड्रोन का क्वांटम रडार पहले ही आने वाली मिसाइल पर लॉक हो चुका था और उसकी उड़ान पथ की गणना कर चुका था। फिर सहायक मस्तिष्क के सटीक नियंत्रण में ड्रोन की नाक पर लगी वल्कन तोप ने तोप के गोले दागने शुरू कर दिए। नाक से गोलियों की एक तेज बौछार हुई और तोप के गोलों की एक लंबी धारा निकली, जिससे हवा में एक जोरदार विस्फोट हुआ। अचानक एक चिंगारी निकली। आने वाली मिसाइल ड्रोन की तोप की आग से टकराकर फट गई थी। हालांकि काल अपने F-16 में पूरी रफ्तार से भाग रहा था, फिर भी वह अपनी मिसाइल के हमले पर लगातार नजर रखे हुए था। ये जानकर कि उसने जो मिसाइल दागी थी वह ड्रोन की तोप से टकराकर फट गई, वह बुरी तरह स्तब्ध रह गया। उसकी याददाश्त में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी विमान की तोप ने सामने से आती हुई मिसाइल को नष्ट कर दिया हो। अगर तोप इतनी शक्तिशाली थी तो मिसाइलों का क्या मतलब था? और तो और, यह एक प्रीडेटर ड्रोन था। क्या इसके हथियार के तौर पर सिर्फ 4 मिसाइलें ही नहीं होनी चाहिए थीं? इसकी नाक पर 30 मिलीमीटर की तोप कब से लगी हुई थी? यान फेई ने आती हुई मिसाइल को सफलतापूर्वक रोक दिया। इस बीच ड्रोन का क्वांटम रडार F-16 पर पूरी तरह से टिक गया और 2 M-92 मिसाइलें उसका पीछा कर रही थीं। हालांकि F-16 अपनी गति के लाभ से बच रहा था। तभी ड्रोन के पंखों के नीचे से एक बार फिर लपटें उठीं, जिससे एक और M-92 मिसाइल निकली, जिसने भागते हुए F-16 के उड़ान पथ को अवरुद्ध करना शुरू कर दिया। काल चौंक गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ड्रोन एक और मिसाइल दागेगा। इस ड्रोन में कितनी मिसाइलें थीं? क्या ये TM चीज अब ड्रोन भी थी? इसकी मारक क्षमता उसके F-16 से भी ज्यादा थी। और जब वो अभी भी सदमे में था, ड्रोन एक बार फिर हिला और एक और M-92 मिसाइल दाग दी। ऑक्सिलरी ब्रेन के नियंत्रण में क्वांटम रडार द्वारा निर्देशित 4 M-92 मिसाइलों ने F-16 लड़ाकू विमान द्वारा छोड़े गए नकली फ्लेयर्स को भेद दिया, जिससे F-16 फंस गया और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। कोई और विकल्प न होने पर काल ने बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही उसका शरीर लड़ाकू विमान के कॉकपिट से बाहर निकला, F-16 ड्रोन की मिसाइल से टकराया और जोरदार विस्फोट हो गया। यह अभूतपूर्व हवाई युद्ध बेहद रोमांचक था और जीत कुछ ही मिनटों में तय हो गई थी। नतीजे अप्रत्याशित थे। एक कमजोर सा दिखने वाला प्रीडेटर ड्रोन ने अमेरिकी सेना के 2 F-16 लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया और उनके साथ ही 2 चिनूक परिवहन हेलीकॉप्टर भी मारे गए।
भागते हुए चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर ने आखिरी F-16 लड़ाकू विमान को गिरते देख अपनी गति बढ़ा दी और भागने लगा। F-16 अब खतरा नहीं रहे, इसलिए ड्रोन ने अपनी ताकत नहीं रोकी। वह मुड़ा और तेजी से पीछा करने लगा, उसका शरीर हिल रहा था और उसने एक और मिसाइल दागी। मिसाइल ने तेजी से चिनूक परिवहन हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया और उसे मार गिराया। हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग विमानों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पायलटों के पास बाहर निकलने और बचने का कोई मौका नहीं होता। इस प्रकार हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद पायलट अपने चिनूक के साथ एक आग के गोले में जमीन पर गिरकर मारे गए। इसके साथ ही यानफेई के ड्रोन द्वारा अमेरिकी सेना के दोनों तैनात F-16 लड़ाकू विमान और 3 चिनूक परिवहन हेलीकॉप्टर पूरी तरह नष्ट हो गए। इस नतीजे से जमीन पर मौजूद गोरी महिला और अमेरिकी सेना के जवान हक्के बक्के रह गए, यहाँ तक कि काल, जो अभी भी अपने पैराशूट के सहारे हवा में तैर रहा था, भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उनकी लड़ाकू ताकत बेहद जबरदस्त थी। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनकी हवाई ताकत किसी छोटे से अफ्रीकी देश की पूरी वायुसेना को धूल चटा सकती थी। फिर भी उस अजीबोगरीब दिखने वाले ड्रोन ने उन सबको धूल चटा दी। और जब काल अभी भी अविश्वास में था, ड्रोन मुड़ा और सीधे उसकी ओर उड़ चला। उसके दिल में एक भयावह पूर्वाभास जगा और फिर उसने ड्रोन की नाक पर एक चमक देखी, तोप के गोलों की बौछार उसके शरीर को चीरती हुई। वह तुरंत मर गया। फिर काल की क्षत विक्षत लाश नीचे घने जंगल में गिर गई, हरे भरे पेड़ों से लटकी हुई, आदिम जंगल के जानवरों का आहार बन गई। ड्रोन ने पैराशूटिंग पायलट काल को निर्णायक रूप से मार गिराया और नीचे अमेरिकी सेना के जवानों पर हमला करने की तैयारी में था, लेकिन तभी उसे पेड़ों के बीच एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। एक स्टिंगर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल अचानक आसमान में उड़ी और सीधे उस पर आ गिरी। नीचे तैनात अमेरिकी सेना ने ड्रोन की क्रूरता को देखते हुए अपने साथ लाए गए स्टिंगर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को तुरंत दागा, ताकि ड्रोन को हवा में ही मार गिराया जा सके। हालांकि अमेरिकी सैनिकों को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ड्रोन ने आती हुई स्टिंगर मिसाइल का पता लगाने के बाद उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसने बस अपना कोण बदला और एक और मिसाइल दाग दी। इस बार हेलफायर एंटी टैंक मिसाइल में बदल गई और नीचे स्टिंगर मिसाइल प्रक्षेपण स्थल को निशाना बनाया। ड्रोन की ओर उड़ रही स्टिंगर मिसाइल पर क्वांटम रडार की लगातार नजर थी। ऑक्सिलरी ब्रेन ने उसके प्रक्षेप पथ का सटीक अनुमान लगाया। फिर ड्रोन का अगला हिस्सा चमक उठा और उसने उसे रोकने के लिए नौसैनिक तोप दागनी शुरू कर दी। नीचे मौजूद अमेरिकी सेना के जवानों ने आसमान में एक चमक और उसके बाद एक जोरदार विस्फोट देखा। विस्फोट के बाद स्टिंगर मिसाइल बिना किसी निशान के गायब हो गई और ड्रोन भी सुरक्षित रहा। इस बीच जमीन पर ड्रोन से दागी गई हेलफायर एंटी टैंक मिसाइल ने स्टिंगर मिसाइल प्रक्षेपण स्थल पर सीधा प्रहार किया। एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसमें आसपास मौजूद कई अमेरिकी सैनिक मारे गए। तभी ड्रोन ने अपनी नाक नीचे की और जमीन की ओर गोता लगाया। उसकी वल्कन गन तेजी से फायर कर रही थी, जमीन मानो आग की लपटों में बदल गई। स्टिंगर मिसाइल प्रक्षेपण स्थल के पास मौजूद अमेरिकी सेना के सैनिकों को कुछ भी करने का मौका नहीं मिला, इससे पहले कि ड्रोन की नौसैनिक तोपों ने उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसे एक गोता हमले में ड्रोन ने 1 दर्जन से अधिक अमेरिकी सेना के सैनिकों को मार डाला था। अमेरिकी सेना के सैनिकों ने ड्रोन की क्रूरता देखी कि एक ही गोता लगाकर किए गए हमले ने उनकी हवाई रक्षा स्थिति को तहस नहस कर दिया और 1 दर्जन से ज्यादा साथियों को मार डाला, जिससे वे सभी डर के मारे कांप उठे। वे हमेशा बेहतर हवाई समर्थन के लाभ के साथ लड़ते रहे थे, दुश्मन की हवाई श्रेष्ठता का कभी कोई हमला नहीं देखा था, वे इसके बिल्कुल अभ्यस्त नहीं थे। हालांकि अनुभवी होने के बावजूद अमेरिकी सैनिक कमजोर स्थिति में होने के बावजूद घबराए नहीं। अपने नेताओं के आदेश पर उन्होंने आसमान में ड्रोन पर हमला करने की तैयारी में अपनी सभी स्टिंगर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दाग दी। इस बीच अन्य सैनिकों ने छिपकर ड्रोन पर गोलियां चला दी। जैसे ही ड्रोन एक और गोता लगाने की तैयारी कर रहा था, उसने नीचे से 4 फायरिंग की लकीरें आती देखीं। क्वांटम रडार द्वारा स्कैन किए जाने पर ऑक्सिलरी ब्रेन ने तुरंत आने वाली मिसाइलों के प्रक्षेप पथ पर ध्यान केंद्रित कर लिया। ड्रोन ने तुरंत अपनी नाक की दिशा बदली और वल्कन गन ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। सिर्फ 30 से ज्यादा तोपों के गोलों से इसने हवा में ही चारों स्टिंगर मिसाइलों को नष्ट कर दिया, 4 चिंगारियां पैदा की और एक बार फिर अपनी भयानक मिसाइल अवरोधन क्षमता का प्रदर्शन किया। फ्रंट ई वेब नॉवल COM ड्रोन ने मिसाइल हमले का सामना किया, फिर जमीन पर मौजूद 4 स्टिंगर मिसाइल लॉन्च ठिकानों को निशाना बनाकर 4 हेलफायर मिसाइलें दागी और उसका शरीर कांप उठा।
धमाकों से जमीन हिल गई और उसके बाद 4 जोरदार धमाके हुए, जिससे चारों मिसाइल लॉन्च ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए और उनकी रक्षा कर रहे सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचा। ड्रोन के मिसाइल हमलों की लहर ने जमीन पर मौजूद अमेरिकी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया। एक मोटे अनुमान के अनुसार भी कम से कम आधे सैनिक हताहत हुए। हालांकि अमेरिकी सैनिकों की हालत बहुत खराब थी, फिर भी ड्रोन का हमला रुका नहीं। इसके क्वांटम रडार ने तेजी से इलाके का निरीक्षण किया और सभी अमेरिकी सैनिकों को छिपकर ड्रोन पर गोली चलाते हुए दिखाया। ड्रोन फिर से गोता लगाकर इन बचे हुए सैनिकों पर हमला करने लगा। अपनी विमान रोधी मिसाइलें खोने के बाद अमेरिकी सैनिक अब ड्रोन के हमलों का सामना नहीं कर पा रहे थे। मशीन गन की गोलियां अगर ड्रोन तक पहुंच भी जाती तो उसके उत्परिवर्तित शरीर को भेद नहीं पाती, जिससे कोई नुकसान नहीं होता। ये सैनिक बस असहाय होकर देखते रहे कि ड्रोन उनके ऊपर से उड़ रहा था और उन्हें खत्म करने के लिए वल्कन गनतोप के गोलों की बरसात कर रहा था। ड्रोन के लगातार हमले के कारण जमीन पर अमेरिकी सैनिकों की संख्या तेजी से कम होती गई। अंत में केवल एक विशाल चट्टान के पीछे छिपे अमेरिकी सैनिकों का एक समूह ही बचा, जो मुश्किल से अपनी जान बचा रहे थे। जब ड्रोन ने उन पर हमला किया तो वे कठोर चट्टान के पीछे छिपे हुए थे, जो तोप की पहुंच से बाहर था, और छोटा प्रवेश द्वार मिसाइलों के लिए भी अभेद्य था, जो वास्तव में हमलों के लिए दुर्गम था। यान फेई ने इलाके का निरीक्षण किया और महसूस किया कि ये लोग उस जगह पर छिपे हुए थे जो सैद्धांतिक रूप से हमलों के लिए एक अंधा स्थान था। हालांकि उनके ऊपर एक उभरी हुई चट्टानी चट्टान थी। उसने ड्रोन को अपनी बंदूक घुमाने के लिए प्रेरित किया और उभरी हुई चट्टानी चट्टान पर एक हेलफायर एंटी टैंक मिसाइल दागी, लेकिन मिसाइल की शक्ति चट्टान को गिराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ड्रोन ने उसी स्थान पर एक और हेलफायर मिसाइल दागी, जिससे अंततः चट्टानी चट्टान ढह गई। रात के 8:28 यान फेई ने इलाके का निरीक्षण किया और महसूस किया कि ये लोग उस जगह पर छिपे हुए थे जो सैद्धांतिक रूप से हमलों के लिए एक अंधा स्थान था। हालांकि उनके ऊपर एक उभरी हुई चट्टानी चट्टान थी। उसने ड्रोन को अपनी बंदूक घुमाने के लिए प्रेरित किया और उभरी हुई चट्टानी चट्टान पर एक हेलफायर एंटी टैंक मिसाइल दागी, लेकिन मिसाइल की शक्ति चट्टान को गिराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ड्रोन ने उसी स्थान पर एक और हेलफायर मिसाइल दागी, जिससे अंततः चट्टानी चट्टान ढह गई। जैसे ही चट्टान ढही, नीचे मौजूद सभी अमेरिकी सैनिक मलबे में दब गए और अगर बाहर से कोई मदद नहीं मिलती तो उनकी जान जा सकती थी। कुछ अमेरिकी सैनिकों ने खतरे को भांपते हुए अपने चट्टानी आश्रय को एक कदम पहले ही छोड़ दिया, जिससे वे मलबे में दबने से बच गए। लेकिन इससे वे अपनी नियति से नहीं बच पाए, क्योंकि आश्रय छोड़ते ही वे ड्रोन की तोप की भीषण गोलाबारी के संपर्क में आ गए और उन सभी का हिंसक अंत हो गया। इसके साथ ही अमेरिकी सशस्त्र बल पूरी तरह से नष्ट हो गया। ड्रोन की सभी 16 मिसाइलें खर्च हो चुकी थीं और वल्कन गन का गोला बारूद भीषण युद्ध में खत्म हो चुका था। यान फेई के लिए यह पहली बार था जब उन्होंने ड्रोन की युद्ध क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन हमले के दौरान वह कुछ तनाव में थे, मिसाइलों और तोपों के गोलों की खपत को नियंत्रित नहीं कर पाए, जिसके परिणामस्वरूप काफी नुकसान हुआ और सारा गोला बारूद खत्म हो गया। हालांकि उसने ड्रोन का गोला बारूद बर्बाद कर दिया था, फिर भी यान फेई को इस बात का संतोष था कि सभी दुश्मन खत्म हो गए। अगर वह उस गोरी महिला का शव ढूंढ लेता और जंग लगे उपकरण वापस ले लेता, तो अफ्रीका में उसका मिशन पूरी तरह सफल होता। चूंकि जंग लगा उपकरण ड्रोन के उन्नयन के लिए एक जरूरी घटक था, इसलिए उसे हथियारों से आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता था। अगर गोरी महिला तोप के गोले से मर भी जाती तो भी उपकरण सुरक्षित रहता। उपकरण चकनाचूर हो जाने पर भी ड्रोन ज्यादा ध्यान नहीं देता, वह उन्नयन की शर्तों को पूरा करने के लिए टुकड़ों से जरूरी कच्चा माल निकाल सकता था। ड्रोन का डेटा नैरोबी के स्थानीय समयानुसार आधी रात के बाद ताज़ा किया गया। ड्रोन ने मालदीव के पास के समुद्री क्षेत्र से माउंट किलिमंजारो स्थित यान फेई के ठिकाने तक 3.5 घंटे की लंबी दूरी तय की थी, जहां फिर उसका भीषण हवाई युद्ध हुआ। ड्रोन के ऊर्जा बिंदु काफी कम हो गए थे और 1000 से भी कम बिंदु बचे थे। इससे पहले ऊर्जा अंक बचाने के लिए यान फेई ने क्वांटम रडार की स्कैनिंग रेंज को भी सीमित कर दिया था, जिसकी वजह से वह अमेरिकी सेना के F-16 लड़ाकू विमानों की नज़दीकी मौजूदगी का पता नहीं लगा पाया था। उन्होंने उस पर घात लगाकर हमला किया था, जिससे उसकी मौत लगभग हो गई थी। अब स्थिति पर नियंत्रण पाकर यान फेई ने ड्रोन के बचे हुए उड़ान समय का हिसाब लगाया और उसके पास ड्रोन को उस क्षेत्र से हटाकर केन्याई तट की ओर वापस भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वहां उसे समुद्र तल पर छिपने की जगह ढूंढनी थी, वरना ड्रोन के पास समुद्र में वापस जाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा बिंदु नहीं होते।
हालांकि ड्रोन में ऊर्ध्वाधर उड़ान और लैंडिंग की क्षमता थी और वह जंगल की आदिम गहराई में छिप सकता था, अमेरिकी सेना को अभी अभी यहां झटका लगा था और वह निश्चित रूप से बदला लेने के लिए वापस लौटेगी। भले ही ड्रोन जंगल में बहुत अंदर छिपा हो, लेकिन अगर अमेरिकी सेना अपने सर्वव्यापी उपग्रहों को आसपास की खोज के लिए तैनात करती है तो वे ड्रोन का पता लगा सकते हैं। ड्रोन की वीरता के बावजूद उसके ऊर्जा बिंदु समाप्त हो रहे थे और उसके हथियारों का भंडार भी कम हो रहा था, इसलिए उन्नत अमेरिकी लड़ाकू विमानों की भीड़ का सामना करने का नतीजा या तो उसे नष्ट कर देना था या दुश्मन द्वारा पकड़ लिया जाना था। इसलिए सुरक्षा के लिए यान फेई को ड्रोन को पहले वहां से निकलने का निर्देश देना पड़ा। आखिरकार कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक ड्रोन समुद्र तल पर छिप सकता है। इसके अलावा ड्रोन के पिछले हमले ने यान फेई के लिए सभी खतरे खत्म कर दिए थे, क्योंकि उसे इस समय कोई खास खतरा नहीं था। उसे बस उस गोरी औरत को ढूंढना था, अपनी जरूरत की चीजें हासिल करनी थी और फिर वहां से निकलकर घर लौटना था। सब कुछ एकदम सही हो जाएगा। तो यान फेई ने ड्रोन को जाते हुए देखा। जाते हुए ड्रोन ने अपने बचे हुए ऊर्जा बिंदुओं का इस्तेमाल 500 किलोमीटर के दायरे का व्यापक स्कैन करने में किया और आसपास कोई विमान नहीं पाया, जिससे यान फेई निश्चिंत हो गया और उसने ड्रोन को जल्दी से वहां से चले जाने का निर्देश दिया। ड्रोन के ऊर्जा बिंदु कम हो रहे थे और उसे जल्दी से वहां से चले जाना था, वरना उसके पास तट पर लौटने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं होती। एक गुफा में छिपकर यान फेई ने अमेरिकी सेना का सफाया करने के लिए ड्रोन को नियंत्रित किया और ढेर सारे मेरिट पॉइंट अर्जित किए। लेकिन अभी उसके पास मेरिट पॉइंट की सही मात्रा की जांच करने का समय नहीं था, क्योंकि उसे और भी जरूरी काम निपटाने थे। उसने उन इलाकों की तलाशी शुरू की जहां ड्रोन ने हमला किया था, जहां हर जगह फटी पुरानी लाशें पड़ी थीं। हालांकि लाशें इतनी क्षत विक्षत हो चुकी थीं कि उन्हें पहचाना नहीं जा सकता था, फिर भी कोई यह पहचान सकता था कि उन्होंने क्या पहना हुआ था। गोरी महिला का पहनावा इन सैनिकों से अलग था। यान फेई को बस अमेरिकी सैनिकों से अलग कपड़े पहने एक शव ढूंढना था। यान फेई तेजी से घने जंगल में आगे बढ़ा और वहां मिली लाशों की जांच करता रहा। हालांकि उसे हैरानी हुई जब ड्रोन से टकराई सभी जगहों पर तलाशी लेने के बाद भी उसे गोरी औरत की लाश का कोई निशान नहीं मिला। किसी भी गलती से बचने के लिए यान फेई ने हर लाश की बारीकी से जांच की, इसलिए यह नामुमकिन था कि उसे गोरी औरत की लाश नजर न आए हो। ड्रोन का क्वांटम रडार अविश्वसनीय रूप से उन्नत था। उसने नीचे के जंगल को पूरी तरह से स्कैन कर लिया था और सभी मानव जैसे जीवों को क्वांटम रडार में दर्ज कर लिया था। फिर ड्रोन ने उन सभी को खत्म करने के इरादे से उन चिन्हित मानव जैसे जीवों पर हमला किया। गोरी महिला क्वांटम रडार की स्कैनिंग रेंज से इतनी जल्दी बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसे चिन्हित किया गया होगा। लेकिन अब वह कहीं नहीं दिख रही थी। गोरी महिला कहाँ गई होगी? क्या वह ड्रोन के हमले में नष्ट हो गई होगी? यान फेई स्थिति पर विचार कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे शक भी हो रहा था कि शायद गोरी औरत मलबे के आखिरी ढेर के नीचे दबी होगी और वह उसे साफ करने ही वाला था कि अचानक उसे दूर से किसी जानवर की दहाड़ सुनाई दी। दहाड़ अचानक रुक गई, मानो किसी ने चीखकर अपना मुंह ढक लिया हो। उसकी दिलचस्पी बढ़ी। यान फेई तेजी से आवाज के स्रोत की ओर दौड़ा तो देखा कि जमीन पर एक तेंदुआ पड़ा है, जिसके नीचे एक व्यक्ति पड़ा है। चांद की तेज रोशनी में यान फेई ने देखा कि तेंदुए के नीचे एक महिला थी, और ज्यादा सटीक तौर पर वही गोरी महिला जिसे वह ढूंढ रहा था। उस समय वह बेहद जर्जर लग रही थी। उसके पेट पर एक गहरी चोट थी, एक ऐसा घाव जिससे उसकी आंतें लगभग दिखाई दे रही थीं। ये दृश्य देखकर यान फेई तुरंत समझ गई। ड्रोन के हमले में गोरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। फिर ड्रोन द्वारा एक के बाद एक अमेरिकी सैनिकों को छिपते और मारे जाते देखकर उसने अनुमान लगाया कि ड्रोन में इंफ्रारेड क्षमताएं हो सकती हैं। उसे एक तेंदुआ दिखाई दिया और उसने उसे काबू में कर लिया, जो इंफ्रारेड रडार से बचने के लिए उसके शरीर के नीचे छिप गया था। लेकिन गोरी महिला यह नहीं समझ पाई कि इंफ्रारेड रडार ने उनकी स्थिति का ठीक ठीक पता नहीं लगाया था, बल्कि ये तो ज्यादा उन्नत क्वांटम रडार था। हालांकि क्वांटम रडार भी गलतियां कर सकते हैं। स्कैनिंग के दौरान उसने केवल तेंदुए की आकृति ही देखी और इसलिए उसे निशाना नहीं बनाया, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि उसके नीचे एक दुश्मन छिपा है। भाग्य के इस मोड़ के कारण गोरी महिला बाल बाल बच गई। हालांकि गोरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसकी ताकत बहुत कम हो रही थी। धीरे धीरे वह तेंदुए को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गई, जिससे जानवर दहाड़ने लगा। हालांकि उसने तुरंत तेंदुए का मुंह ढक दिया, फिर भी अनजाने में उसने बेहद सतर्क यान फेई को अपनी ओर खींच लिया।